जादवपुर में फिर दे फिजिकली अटैक मी। मेरा कंधा उनने तोड़ दिया। यू कैन बी पब्लिशर ऑफ प्ले बॉय और यू कैन बी अ पब्लिशर ऑफ गीता, इट्स योर चॉइस। दोनों बराबर है मेरी नज़र में। मैं मैगी और कोक लॉन्च कर रहा था, मेरी माँ को ये लगता था ये जो दीवार में पेंटिंग बनाते हैं ना, कहती तुम ये क्या पेंटिंग का काम करवाते हो। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप और आज की सक्सेस स्टोरी में अजीमो शान फिल्म मेकर, राइटर, ऑथर विवेक अग्निहोत्री जी। कैसे हैं विवेक जी आप? बस बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो लेकिन पर जो सक्सेस है ये कैसे तय की जाए, यानी कौन सक्सेसफुल है कौन नहीं है। हम लोग जनरली विजिबिलिटी को तो कहीं सक्सेस नहीं मान लेते हैं। मेरा मानना है, पर्सनली मैं ये देखता हूँ कि इम्पैक्ट जो है और सक्सेस उन लोग को मैं मानता हूँ जैसे आपके जैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री में जो हमारे बीच से निकल के आए हैं। मुझे मालूम है ग्वालियर सहारनपुर के छोटे से गांव से एक लिगेसी लेकर और कैसे वहाँ से निकलकर इतने टफ इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल किया है विदाउट एनी सपोर्ट। ये सक्सेस है मेरे तो मतलब सेल्फ मेड लोगों को आप सक्सेसफुल कह रहे हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए बढ़िया, अब तो बातचीत में मज़ा आएगा आपके साथ। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैंने तो बता दिया शाहजहाँपुर, सॉरी। तो कुछ अपने बचपन के बारे में पहले बताइए सर। देखो भाई, बचपन तो सबका एक सा होता है, इनोसेंट। लेकिन मेरा इसलिए डिफरेंट था कि मैं जब छोटा था तो हमारा जो गांव है वो शाहजहाँपुर तो ज़िला है, धन्योरा नाम का वहाँ पे एक गांव है। वहाँ ट्रेन भी नहीं जाती थी और बस तो भूल ही जाइए, कुछ सड़कें नहीं थी। तो एक दूर एक स्टेशन है जो उसमें प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, बंथरा नाम का। तो उसमें बस ट्रेन से आप कूद जाइए नीचे, और वहाँ भी बहुत कम ट्रेनें रुकती थी और जनरली चेन खींच के रोकी जाती थी, या जो लोग आपको रिसीव करने आते थे वो आगे कुछ लाल लाल कपड़ा लेके खड़े हो जाते थे। तो और या वो जो इंजन ड्राइवर होता है उसके साथ सांठ गांठ कर लेते थे। तो मैं उस गांव में गर्मी के मौसम में जब हम पहुंच जाया करते थे, तो मुझे वहाँ पे रोमेटिक फीवर करके एक बीमारी होती है, वो हो गई थी। बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 5-6 साल की उम्र में। तो वो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग सी हो गई थी। तो मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या होगा ये आ, अंदाज़ा नहीं था। एंड आई वॉज अ वेरी लेट चाइल्ड, सो माई मदर वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी। तो मेरे को बाहर जाना बिल्कुल मना था, खेलना कूदना ये तो भूल ही जाओ, घर से ही बाहर निकलना मना था। और वो सही भी था, मैं कभी जाता था खेलता था तो फिर वो उसमें क्या होता है, आपके जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है, अनबेरेबल होता है। और उस वक्त कई सारे बच्चे इन बीमारियों से मर जाया करते थे, तब इतने मेडिकली इतना नहीं था। तो उसके इलाज में मुझे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे दी गई, और जो एंटीबायोटिक्स दी गई उसका फिर रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो उससे क्या होता है, कई आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स में होता है। जैसे मेरी आइज़ की मसल्स डैमेज हो गई थी। थैंक गॉड आई एम नॉट ब्लाइंड, ओके, एंड थैंक गॉड कि मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो उस सिलसिले में क्या हुआ, मेरा जो नॉर्मल जो बचपन सबका होता है, कूदने वाला फांदने वाला इधर करने वाला, वो नहीं हो पाया। मैं हमेशा घर में लॉक्ड रहा, एंड आई वॉज ऑलवेज सिक, ऑलवेज इल। मुझे याद है यानी महीने में 10-15 दिन तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाता था, और पूरे टाइम मेरे सर पे वो पट्टी बर्फ़ की वो रखी जाती थी। और मुझे अच्छे से याद है, मेरी माँ साड़ियाँ फाड़ के पुरानी उनको ऐसे बांधती थी हाथों में, यूँ बहुत दर्द होता था। और तब मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी थी भी नहीं, इंडिया अभी जैसी है। तो आई मिस्ड आउट ऑन, मुझे नॉर्मल बचपन क्या होता है मुझे पता नहीं। पर हुआ क्या उस सिलसिले में कि मैं पढ़ता काफ़ी था। तो मैं पढ़ने लगा, तो मैगज़ीन्स जितनी घर में आती थी, और हमारे यहाँ थोड़ा लिटरेरी सा एनवायरनमेंट भी था। तो जो लोग घर में आते थे, साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, भवानी प्रसाद मिश्रा हैं, ऐसे शरद जोशी हैं। शरद जोशी। और वो तो तब मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया था, दुष्यंत कुमार वगैरह। पर ये जब मैं बहुत छोटा भी था। तो क्या हुआ, ये लोग घर में आते थे और काफ़ी समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर, कविता, साहित्य, इतिहास, पचासों बातें होती थी। और उस ज़माने में थोड़ी सीरियस बातें ज़्यादा हुआ करती थी। सो उसके चलते क्या हुआ कि, और मेरे को एक एक्सपोज़र, बैठे बैठे बस लेटे लेटे बीमार हो, हाथ बंधा है लेकिन कान तो खुले, तो सुनने का, समझने का। और जो उस वक्त की जितनी मैगज़ीन थी, चाहे वो धर्मयुग हो, चाहे वो दिनमान हो, चाहे वो सरिता हो, चाहे सारिका हो, तो लिटरेचर प्लस पोइट्री प्लस पॉलिटिक्स पढ़ने का मौका मिला। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं थर्ड या फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में तो मैंने भारत के महान साहित्यकार, भारत के महान पुरुष, ऐसे करके मैंने किताबें लिख दी थी बैठे बैठे, चैप्टर वाइज, जो कहीं से टाइप वाइप करके प्रिंट भी हुई। 2-2 10-10 कॉपी बनाई थी मैंने उसकी। तो आई मिस्ड आउट ऑन दैट।
पर जब वही कहते हैं कि जब किसी चीज़ की कमी होती है तो कहीं और आ जाती है, और उसके कारण मेरे को जो दुनिया देखने का जो नज़रिया है वो हमेशा डिफरेंट रहा। इसलिए जैसे मैं कॉलेज में गया, तो जब मैं एडल्ट हो गया तो सडनली छूट मिल गई, तो जाते ही साथ सबसे पहले क्या करूँ, तो आज़ादी। आज़ादी का क्या मतलब होता है, देखिए आज भी, अब इतना नहीं रहा, पर उस ज़माने में बहुत स्ट्रांगली दो तरह के स्टूडेंट्स होते थे। एक एक्टिविस्ट टाइप के जो गुंडागर्दी करते थे, फुल ऑन सिर्फ इलेक्शन लड़ते थे, जूनियर्स की रैगिंग करते थे, मारा पीटी करते थे, दंगेबाजी करते थे, पर फिर लड़ते भी थे आपके लिए। क्लास नहीं हो रही है, हड़ताल हो गई, ये हो गया वो हो गया। और वो लेफ्टिस्ट लोग ज़्यादा करते थे, लेफ्टिस्ट जो बॉडीज़ थी सारी वो ज़्यादा करती थी। और सरकार से मिले जो पार्टीज़ होती हैं, उस ज़माने में एनएसयू आई थी जो कांग्रेस की पार्टी थी, अब तो वो अपोजिशन में है। वो जनरली जैसे इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े लोग जैसे होते हैं चमचे टाइप के, वैसे हुआ करते थे। तो उस उम्र में एक रिबेलियन जो था, उसके कारण आई जॉइन डैम। पर फिर मुझे ये समझ में आया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में फंसने से अच्छा है इंडिपेंडेंट रहो, एंड आई वाज डूइंग थिएटर एंड डिबेटिंग एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरे को पूरा जो वर्ल्ड व्यू था मेरा, वो हमेशा नॉन चाइल्ड लाइक रहा। तो मुझे इसीलिए नुआंसेस जो सोसाइटी के हैं, और मैंने ऑब्जर्व बहुत किया, ट्रेन में भी कहीं जा रहे हैं तो मैं बस देखता रहता था जो लोग बैठे हैं। तो इसलिए मुझे जो स्मॉल टाउन मिडिल क्लास, तुमने बोला मैं रायपुर से हूं, मैं एक सेकंड में मुझे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में समझ में आ गई, जो हो सकता है अगर मैं बड़े शहर में होता या अलग तरह का होता तो नहीं आती। तो मेरे को एक कहते हैं एक तीसरी आंख जो है वो सोसाइटी को समझने में, लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली आ गई, जो अब जाके मेरे को बड़ा उसका एडवांटेज अब जाके मिल रहा है। ये जो सारी सक्सेस लोग बोलते हैं, सक्सेस नहीं है ये, वो जो एक अनसक्सेसफुल बच्चा था जिसको सब चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। इंडिया में तो कुछ भी बोलते हैं ना, ए पसली पहलवान और ये और वो, दुबले पतले आप होते हो, कुछ करते नहीं हो, फिसड्डी बोल देते हैं कुछ। तो ऑल दैट आई हैव ग्रोन अप विद दोज इंसल्ट्स एंड ह्यूमिलिएशन। बुली भी करते थे? भयंकर, बहुत ज़्यादा, बहुत पिटे भी हैं हम तो कॉलेज में। पर उसको फिर रिवर्स करने के लिए जब मैं कॉलेज में गया तो फिर लेफ्टिस्ट लोगों के साथ जुड़ गया। एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट जो थे, बसें जलाना, पत्थर मारना विधानसभा पे, हड़तालें कर देना, प्रोफेसर्स की बेइज्जती कर देना, फिर ऑल दैट आई डिड। यस आई, या उसके पीछे एक पृष्ठभूमि भी है। पिताजी और माताजी दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम में उन लोग ने भाग लिया हुआ है, और वो लेट जो चाइल्ड होने की वो कहानी भी है, उसके पीछे भी है। थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। मेरे माता पिताजी जो थे, उनकी शादी जब हुई तो मेरी माँ 17 साल की थी, और मेरा ऐसा अंदाज़ है कि 2-3 महीने ही बाद उनकी कहीं फ़ोटो भी लगी होगी, ताम्रपत्र उन्हें भारत सरकार ने जो दिया था। तो 2-3 महीने ही बाद जेल चली गई वो। मेरे पिताजी कई साल रहे जेल में, उन्हें कोड़े ओड़े भी बहुत पड़े। मेरी माँ भी जेल में रही। तो उस सिलसिले में क्या हुआ कि जो एक वैवाहिक जीवन जो होता है उनका स्टार्टअप नहीं हो पाया, फिर स्ट्रगल काफ़ी हुई, आज़ाद गांधीवादी थे पिताजी? गांधीवादी थे। तो और सारी ज़िंदगी उनने खादी पहनी, मरते दम तक, आखिरी सांस तक खादी पहनी। और उनका बस भ्रम, इमरजेंसी लगी, उसके बाद टूट गया, उसके बाद ही बिकेम अ पॉलिटिकल। पर साहित्यकार थे, काफ़ी बड़े विद्वान थे। जो ओरिएंटल कांग्रेस जो संस्कृत की होती है उसके चेयरमैन भी थे। सारे वेदों का उनने अनुवाद भी किया है, उनकी कई सारी कविताओं की, साहित्य की पुस्तकें हैं। और बड़े निडर, और उस ज़माने के लोग थोड़े होते भी थे निडर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा सरकारें घुसपैठ नहीं करती थी किसी के विचारों में, और बल्कि प्रोत्साहन दिया जाता था। शायद वो भारत बिल्कुल अलग तरह का था, तो लोग खुल के बोलते थे, निखर जिसको हम बोलते हैं। तो शायद मैं जो बोलता हूँ वही जिन लोगों के साथ मैंने देखा आसपास। जेनेटिकली उसमें हाँ, driven और है। मुझ पे शरद जोशी और दुष्यंत कुमार का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वो इसलिए इम्पैक्ट है, मेरे जो ग्रोइंग ईयर्स थे, जो ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल की जो उम्र होती है जिसमें आपका होता है, उसमें मैंने काफ़ी शरद जोशी के प्लेस भी किए, और हमारा बहुत आना जाना था। उनकी बेटियां सब मेरी बहुत जिगरी दोस्त भी हैं, और दुष्यंत कुमार के बच्चे और हम तो बड़े ही हुए, तो मेरे जिगरी दोस्त ही हैं वो, अप्पू वगैरह। मुझे ये समझ में आया रिबेलियन का मतलब क्या होता है, और समाज को एक तीखी निगाह के साथ देखने का अर्थ क्या होता है। एंड तो पर उसके कारण हुआ क्या, चूंकि पिताजी बड़े सादगी, हमारे घर में ना प्याज ना लहसुन, एकदम सिंपल, यानी मिनिमलिस्टिक। जो आज लोग इतना फैशन में है, मिनिमलिज्म, कोई मेरे घर जाता तो समझ में आता किसको बोला जाता है। जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उतनी ही चीज़ें। अगर सर्दी का है तो बस 2 स्वेटर, 2 अलग रंग के, वो भी घर के बुने हुए, 2 पैंट सफ़ेद, 2 शर्ट वो, और उन्हीं को साफ सुथरा। सो वो मिनिमलिज्म में मैं बड़ा हुआ। लेकिन जब रिबेलियन आप होता है,
तो आपको लगता है अरे यार, और एक लेफ्ट पॉलिटिक्स ऐसी है जो कि आपको जाति साथ ब्रेन वॉश करती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आजकल के लोग नहीं जानते होंगे इसलिए मैं बताता हूँ उस वक्त रैगिंग कैसे होती थी। पिताजी का नाम बोलो, अब आपने बोला डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री, चटाक करके आपको एक झापड़ 2-4 पड़ेंगे कि बाप की इज्जत नहीं करता है। फिर से नाम बोलो, अब आपने कहा श्री प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी, 2 झापड़ 4 पड़ेंगे आपको, खान लाल हो जाएगा, बोलेंगे साले बाप की इज्जत करता है, कैसा मर्द है, कैसा एडल्ट है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट रैगिंग एक्चुअली वॉज वेरी फिजिकल। आज के ज़माने में अगर आप रैगिंग को जस्टिफाई करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मैं कैंसिल कर देंगे लोग मेरे को। लेकिन हर चीज़ का एक सामाजिक परिवेश होता है, एक वक्त होता है, पर उसकी, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कई बार ये बात, पर उसके कारण क्या होता है ना, आपको ये समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में कितनी बुरी तरह आप पिट सकते हो अगर आपको यू डोंट फाइंड योर वे। रैगिंग ऑल्सो मेक्स यू स्मार्टर एंड टफन यू अप। पर वो रैगिंग एक्सट्रीम में जाती थी, इसलिए इट्स अ वेरी बैड थिंग। कि भोपाल के कॉलेज में हुई? हाँ, भोपाल की बात बता रहा हूँ, भोपाल में हुई, भोपाल में ही हुई। मेरा जो ये स्कूल तक जब जबलपुर वगैरह हो गया, लेकिन जो कॉलेज का था पूरा भोपाल में हुआ। और वहीं पे मैंने फिर, चूँकि एक वेजिटेरियन शाकाहारी सात्विक घर से आप आते हैं, तो वहीं चलो अब मटन खाते हैं, चलो सिगरेट पीते हैं, चलो बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, वो हर चीज़ जिसके जो आपको रोकी जाती है, एक यू वांट टू ट्राई इट आउट। तो मेरा ये 2 एक्सट्रीम्स पे हो गया। दूसरा, एक सोशलिस्ट थिंकिंग से आप आए कि गरीबी, यानी सब लोगों के पास पैसा होना चाहिए, समाज में सबका स्थान बराबर होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था जो सोशलिज्म की जो व्यवस्था उस वक्त थी, जयप्रकाश नारायण वगैरह की जो विचारधारा थी, गांधी की जो विचारधारा थी। एंड सडनली मैं एडवर्टाइजिंग में आ गया दिल्ली में। तो जो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म होती है कि नहीं सब बेकार है, मिडिल क्लास ही बेकार है, एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मिडिल क्लास थिंकिंग, तो इसलिए एक्सट्रीम कैपिटलिज्म जो है, अब मैं उसके अगेंस्ट ही लिखता हूँ, हाइपर कैपिटलिज्म के इतना ज़्यादा। तो आई गॉट एक्सपोज टू दैट। और वो जो जो एक दुनिया थी, पूरी नई जो दुनिया मैंने देखी, दैट सडनली unrooted me from whatever I had learned, and I tried to become like something, maneuvering your way in Delhi, जो शायद तुम्हारे साथ भी बॉम्बे में हुआ हो, जो एक छोटे शहर के लोगों के साथ बड़े शहर में आने के बाद होता है। आपको 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, और ये इंडिया का ही प्रॉब्लम है, बताऊं, बाकी दुनिया में नहीं है। इंडिया में अगर आप एक छोटे शहर के हैं तो आपकी सबसे पहली लड़ाई तो अंग्रेजी के साथ होती है। आपको लिखनी आती हो, समझ में आती हो, आपने 50 बुक्स पढ़ी हो उसमें, लेकिन आपकी पहली लड़ाई शुरू के जो कई साल हैं, 8-10 साल, सिर्फ अंग्रेजी एक माइंडसेट के साथ लड़ने में निकल जाते हैं। मिडिल क्लास के अगर आप हैं तो, टीचर के बेटे हैं अगर आप, तो उस तरह का। और दूसरा ये हो जाता है कि 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप नए रंग रूप में ढल जाएं और आप जैसे वो सियार शेर की खाल पहन के चला उस तरह से हो जाएं आप, या फिर आप अपने ही एक कूक मंडूक की तरह से अपनी एक बना लें सोसाइटी अपने भोपालियों या कनपुरिया लोगों के साथ, और वहीं किसी अपना हॉस्टल कमरे में 8-10 लोग उसी में प्रसन्न रहें और खुश रहें, लेकिन फिर आप कट फट जाएंगे। एडवर्टाइजिंग उस वक्त सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों का था। दून स्कूल के लोग थे वहाँ पे, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हुए लोग थे, सेंट लॉरेंस कौन सा स्कूल है उसके थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल के लोग थे, मतलब जनरली इलीट। हाँ, जो ऑफिस यानी यंग ट्रेनी है वो भी ऑफिस आ रहा है, तो उस वक्त मर्सिडीज में आया करते थे कई लोग तो एडवर्टाइजिंग में। मेरे जो बॉसेस थे वो सिगार नहीं, वो पाइप पीते थे, सिगार तो बाद में आए, पाइप पीने वाले थे, 3 पीस सूट पहनने वाले थे, कई तो ऐसे थे घड़ी लटकाते थे। तो मैं उस ज़माने में मैंने ज्वाइन किया था, एंड दीवर्स ये तारा सिन्हा, रोडा मेहता, एलिक पदमसी, मनी अय्यर, जिनके साथ मैंने ट्रेन किया या ONM में, ये सब बहुत बड़े लोग थे और इनका नाम ऐसा था, सोसाइटी में चलते थे तो लगता था कि कोई इलीट ऑरा ही उनका लगता। जब खत्म, अब नहीं, अब तो फिर प्रसून वगैरह आए तो उन्हें हिंदी इंट्रोड्यूस की, यहाँ पे तो रीजनल काफ़ी हो गया। तो मैं उस वक्त में, तो अगर आप पाइप नहीं पीते हैं तो हम पता ही नहीं था पाइप कैसे पिया जाता है, ये सब कैसे 3 पीस सूट पहन के ऑकवर्ड हो जाते थे। तो देयर वाज नो ऑप्शन बट टू बिलोंग। पर मेरी लाइफ पूरी टर्न अराउंड तब हुई जब मैं हार्वर्ड में गया, और वहाँ जाके पहली बार मुझे समझ में आया इस चीज़ का कोई मीनिंग ही नहीं है। एक ही चीज़ मैटर करती है, वो तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा टैलेंट
और तुम्हारी कॉम्पिटेंस, बाकी सब बकवास है। तुम क्या पहनते हो, किसके बच्चे हो, वहाँ तो सबको अंग्रेजी आती थी, बल्कि जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ तो बहुत सारे मल्टी लिंग्विस्टिक, इटालियन लोग थे, फ्रांस के लोग थे, चाइना के लोग थे, तो तमाम लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती थी। तो आई रियलाइज्ड, तो इस तरह से मेरा बचपन और जवानी बीती है। भोपाल से देश के सबसे बड़े जनसंचार या मास कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है आईएमसी, वहाँ आप गए? ये बीच में जो दिल्ली एड ये उसी एजेंसी कारण था, गया, भोपाल से भागना चाहता था बस। मुझे तो पता भी नहीं था किस बारे में, एडवर्टाइजिंग कौन जाता है भोपाल जैसे शहर में। तुम 80s का भोपाल इमेजिन करो कि अभी नहीं पता है लोग। मेरी माँ को तो जब मैं मैगी और कोक लॉन्च कर रहा था, मेरी माँ को ये लगता था ये जो दीवार में पेंटिंग बनाते हैं ना, कहती तुम ये क्या पेंटिंग का काम करवाते हो, ये होर्डिंग लगवाने का काम करवाते हो, दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू थिंक। तो वो ऐसे हुआ कि एक बार गर्मी की छुट्टी थी, हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरा एक दोस्त जा रहा था, उसने कहा मैं यार दिल्ली जा रहा हूँ, एक एग्ज़ाम दूंगा वहाँ। मैंने क्या, तो उसने बताया कि ये ऐसा है। मैंने कहा अरे यार वहाँ होता है एग्ज़ाम उसका, चलो ये तो अच्छा है। बेरोज़गार थे, कुछ काम वाम था नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था, तो हमने कहा चलो हम भी अप्लाई करते हैं। अप्लाई किया, वहाँ हो गया मेरा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या होगा एडवर्टाइजिंग, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो कॉमन जनरल नॉलेज का टेस्ट होता था। तो उसमें मैं काफ़ी मेरी अवेयर थे आप? बहुत अवेयर था, और ऑब्जेक्टिव था, तो अंग्रेजी ज़्यादा लिखनी नहीं थी, टिक मार्क करो ABCD में। वो उसका जब वाइवा हुआ, दैट्स वेयर आई गॉट दिस, मैंने टॉप किया वो। तो मैंने चूँकि टॉप किया, अच्छा आपको बता दूं 25,000 लोग उस वक्त अप्लाई करते थे उसके लिए, और सिर्फ 25 लोगों का सिलेक्शन होता था। उसमें भी 3-4 मेरे ख्याल से कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीटें थी, और 25 लोगों में से 21 लड़कियां थीं उसमें और 4 लड़के थे, ठीक है। और मैंने वो टॉप किया और मेरे को फ्री शिप मिली। फ्री शिप मतलब मेरी पूरी फीस माफ़ हो गई, बिकॉज आई टॉप्ड इन दैट। तो मुझे घर से एक पैसा नहीं लेना पड़ा, तो मेरे लिए लाइफ इतनी इजी हो गई। घर में मैंने बोला ये ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन है, और एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तो लाइफ इजी हो जाती है मिडिल क्लास बच्चों की, अगर कहीं पे फ्री में पढ़ाई हो जाए तो। और मैंने चूंकि कुछ गांधी एलोक्यूशन कंपटीशन जमुना लाल बजाज करवाते थे, जो बजाज ग्रुप है ना उनके, तो ये होती थी वर्धा में गांधी आश्रम में, तो वो मैं 2-3 बार जीत चुका था। तो उसमें 11-11 हज़ार रुपये के मुझे 2-3 बार प्राइज़ मिल चुके थे, तो मेरे पास 25-30 हज़ार रुपये थे, और ये फ्री हो गया मेरा। तो दैट गेव मी फ्रीडम टू लीव भोपाल। और जैसे ही मैंने भोपाल छोड़ा, मुझे लगा आहा, नाउ आई एम फ्री। तो आई वॉज फ्री फ्रॉम सो मैनी अदर थिंग्स, जो उस वक्त मुझे लगता था कि ये एक बंधन है, और आज वही मेरा सारा स्ट्रेंथ बन गई है। तो जब हार्वर्ड गए यहाँ से, आईएमसी से, ये एड वाली दुनिया से, वहाँ किस तरह का कल्चरल डिफरेंस या शॉक ना आपको फील हुआ? देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि एक इंडिया का बड़ा दुर्भाग्य है, ओके। और मुझे सच्ची कहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि लगभग 78-80 साल की आज़ादी के बाद भी हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक देश सिर्फ एजुकेशन से महान बन सकता है। अमेरिका ऐसा नहीं था जैसा अभी है। अमेरिका ने क्या किया, उनने इन्वेस्ट किया यूनिवर्सिटीज़ में। उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने वर्ल्ड के जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनसे बोला आओ हमारे यहाँ ट्रेड करने। उनने, और दूसरों ने रिसर्च के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया। तो अमेरिका अट्रैक्ट्स बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो तुमको एम्पावर करने के लिए है, वो तुमको स्लेवरी के लिए नहीं है कि तुम्हें स्लेव बना रहे। कि बस तुमने जिस दिन इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन किया, तुम्हारा टू बिकम पार्ट ऑफ द हेल निश्चित है। तुम उसी दिन खत्म, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। अब आप कहेंगे कई लोग तो ये बन जाते हैं, वो बन जाते, क्या बन जाते हैं, वो भी तो IIT करके कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट ही बन जाते हैं, नौकरी के ही सीढ़ी में तो जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज फिलोसोफर्स, थिंकर्स, साइंटिस्ट, पोएट्स, राइटर्स ये पैदा ही नहीं करती है। पॉलिटिशियंस, आप हार्वर्ड से देखिए, सम ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस हैव कम फ्रॉम हार्वर्ड। हमारे पॉलिटिशियंस देखिए कहाँ से आए सारे, करेक्ट। आप मुझे बताइए पिछले 20 साल में आपने कौन से फिलोसोफर्स पैदा किए हैं, कौन से थिंकर्स पैदा किए, कौन से थॉट लीडर्स पैदा किए। जितने लोग आज की तारीख में सब सरकारों की तारीफ और चमचागिरी या बुराई दो ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा इंडिपेंडेंट कहाँ किए हमने। कितने जिड्डू कृष्णमूर्ति पैदा हुए, कितने ओशो पैदा हुए इस देश के अंदर, सब बस यानी पूजा पाठ वाले अनसाइंटिफिक और दकियानूसी
सुपरस्टिशियस बातें करने वाले लोग बड़े पॉपुलर हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पर आप मुझे बताइए पिछले 15 साल में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे बताइए 5 ग्रेट पोएट्स आए हों। जो थे उनको भी मार डाला हम लोगों ने गालियाँ दे दे के। कहाँ कहाँ निकले हैं थिंकर्स। तो वहाँ क्या है कि दे क्रिएट दीज थिंग्स, इसलिए इतनी वाइब्रेंट सोसाइटी क्रिएट होती है उससे, म्यूजिशियंस, राइटर्स, पोएट्स। दूसरी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की सबसे बड़ी बात है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। वो एक स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग करने पे मजबूर करते हैं, सिखाते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दी जाती है। ये बातें अब आज की तारीख में बोलूँगा तो लोग मुझे कैंसिल कर देंगे क्योंकि माहौल ऐसा है इस देश का, पर ये सत्य है और इसी कारण हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। और आगे जाने की कोई ऐसी मुझे बहुत उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। हार्वर्ड से जब इंडिया आए, फिर फिल्मों की दुनिया में कैसे आए? देखो मैं एक्चुअली वहीं था, मेरा ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड हो रहा था मेरा, और मैं काम शुरू किया वहाँ एडवर्टाइजिंग में। तो इंडिया में एक तारा सिन्हा थी जो कोका कोला और नेस्ले ऐसे बहुत बड़े बड़े, जिलेट, बड़े बड़े अकाउंट वो हैंडल करती थी। तो वो पहली बार एक कोलैबोरेशन लेके मकैन एरिक्सन जो आज है उसके साथ इंडिया आ रही थी। तो मुझे उन्होंने ऑफ़र किया कि वाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन दिस। तो मैंने फिर इंडिया आया, मैंने ज्वाइन किया। मेरा फिल्मों में आने का कोई कभी सपना भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरा विचार भी नहीं था। वो हुआ ऐसा कि मैं एक एड फिल्म कर रहा था, तो मैं एजेंसी था, तो मतलब हम क्लाइंट थे, और उसको ये अभी जैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो हैं और उनके एक पार्टनर थे विक्रम ओबेरॉय, ये 2 लोग जो थे ये कंपनी चलाते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस कंपनी का। तो वो हमारे कुछ एक एड फिल्म्स करते थे क्योंकि वो दिल्ली बेस्ड थे। तो एक ऐड कर रहे थे, तो विक्रम ओबेरॉय जो था वो कुछ उसका झगड़ा हो गया, बुरा मान गया क्लाइंट की बात या कुछ हो गया, उसने बीच में वो फिल्म छोड़ दी। तो 2-3 फिल्में एक साथ होनी थी, तो उसने छोड़ दी। तो मैं फंस गया बिकॉज आई एम एज एन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टू डिलीवर। तो मुझे वो जितने लोग थे क्रू में काम करने वाले असिस्टेंट्स, उनने बोला सर आप ही क्यों नहीं करते हो, इट्स योर स्क्रिप्ट एंड आप ही कर लीजिए। अरे मुझे तो आता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता है कैमरा बोलते हैं पहले, लाइट बोलते हैं, एक्शन। तो दे सेड वील हेल्प यू आउट। तो नीचे शेखर कपूर की एक शूटिंग चल रही थी, एक फिल्म थी टाइम मशीन करके जो आमिर खान कर रहे थे। तो मुझे पता चला शेखर नीचे कर रहा है, एंड आई रिस्पेक्ट शेखर अ लॉट, अब नाउ इज़ अ गुड फ्रेंड। तो उस वक्त मैं जानता नहीं था, तो बस नीचे गया, मैंने कहा देखूंगा शेखर क्या करता है, कैमरा, लाइट, एक्शन, जरा उसकी स्टाइल पकड़ते हैं। तो मैं नीचे आया तो शेखर कुछ नहीं, बस पीछे हाथ रख के यूँ दाढ़ी यूँ करते करते इधर से उधर चल रहा था, बस चलता ही रहा। कब उसने क्या बोला, इतना धीमे बोलता था। और इट वॉज ह्यूज सेट, काफ़ी 500 लोग काम कर रहे थे, हम एडवर्टाइजिंग में तो 100-150 लोग होते हैं। एंड मैंने उसको आधे दिन ऑब्जर्व किया एंड आई अंडरस्टूड वन थिंग कि आई एम हियर एज अ स्टोरी टेलर, और आपको ये पता होना चाहिए आप कहना क्या चाहते हैं। बाकी उसको करने वाले तो 50 लोग हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। और वहाँ से वो एक एड फिल्म बनी, और चूंकि वहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा थे, मुझे ज़्यादा काम आता नहीं था करना, तो जल्दी शूट हो गई। तो वो बुकिंग तो ज़्यादा दिन की थी, कैमरे वैमरे भी बुक थे। तो उन 2 दिनों में मैंने एड्स के ऊपर एक सोशल पब्लिक सर्विस फिल्म बनाई, एंड दैट फिल्म गॉट लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, A&M गोल्ड एंड एड क्लब गोल्ड, उसको बड़े सारे अवार्ड्स मिले यहाँ और इंटरनेशनल। उसके बाद फिर वो सिलसिला चालू हो गया एड फिल्म्स का। फिर मैं दिल्ली से बम्बई, फिर थोड़े दिन बाद बम्बई में फिर मैं पेइंग गेस्ट रहने लगा। फिर सिलसिला चालू हुआ, उसे करते ही करते जो सुभाष चंद्र जी की कंपनी है जी, वो लोग नए नए शुरू किया था, एंड दे वांटेड कि सब कहते थे आपके शोज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, दे वांटेड कि कोई टेक्निकली स्मार्ट लोग हों। तो कमलेश पांडे आप जानते होंगे, वो एडवर्टाइजिंग, ही वाज अ ग्रेट एडवर्टाइजिंग पर्सन। तो ही वन डे ही टोल्ड मी कि यार क्यों नहीं आते हो, कुछ बनाओ। तो मैंने कहा यार ये मैं डेली इस टाइप की चीज़ें नहीं बना सकता, मैं हफ्ते में एक ही दिन कर सकता हूँ, पर 1 घंटा लाइक अ फीचर फिल्म आई विल डू इट। तो वहाँ से फिर हमने वो सैटरडे सस्पेंस, एक्सोन, लव स्टोरी, इस तरह के कई सारे शुरू किए, और बस फिर सिलसिला चालू हुआ। उन्हीं में से एक टेली फिल्म थी। फिर जी में नए लोग आए, उन्होंने, देखिए मज़ेदार बात है ना जो सुन रहे हैं, मैं, आप देखिए ज़िंदगी अगर आप काम करते रहें और दरवाजे नहीं बंद करें, कहाँ से कहाँ ले जा सकती है आदमी को। तो वहाँ पे एक थे, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने कहा यार ये हर बार कोई नया कॉन्सेप्ट लाता है, उसको हम बैठ के देखते हैं, एनालाइज करते हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एक काम क्यों नहीं करते हैं। ये जो हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, बी ग्रेड टाइप की फिल्में, और बी फिल्म मतलब नॉट द मेन स्ट्रीम, और जो छोटी फिल्में होती हैं, और जो ये नॉवेल्स होते हैं ना अंग्रेजी के सक्सेसफुल, उन पे क्यों नहीं बनाते हैं, तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो उस सिलसिले में उस ज़माने में ऐसे ही होता था, यानी किसी को ये लगे कि अरे आप ऐसा करते थे,
तो आज से 10 साल बाद जब आप देखेंगे तो आपको भी शर्म आएगी आज जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो एथिकली मॉरली करेक्ट है कि नहीं। पर तब ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही चलती थी। कोई भी एक्टर बिना डीवीडी का नाम देखे हुए सुने हुए फिल्म करता नहीं था। फिल्में फ्रेम बाय फ्रेम डीवीडी से कॉपी होके बना करती थी। आप उस वक्त की सारी फिल्में देख लीजिए, गाने पाकिस्तान से चोरी होके आते थे या कोई ऐसे जो सुने ना हो लोगों ने, वो सारे वैसे के वैसे ही चिपका दिए जाते थे। वो दौर था, एक वक्त था। तो उसमें उनने एक फिल्म आई थी यूजुअल सस्पेक्ट्स, तो उसने बोला यार विवेक ये मस्त सस्पेंस फिल्म है, इसको क्यों नहीं बनाते। तो फिर हमने उसको चॉकलेट नाम से पूरा चेंज करके इंडिजनाइज करके अपने हिसाब से एक टेलीफिल्म बनाई। तो टेलीफिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी, जो हमने, चूंकि मैं उन थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता था तो मुझे स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी वगैरह में शूटिंग की परमिशन उनने दे दी, जी वालों ने पैसे भी दे दिए। तो हम कुमार गौरव, निक्की अनेजा, ऐसे बड़ी स्टार कास्ट लेके भी मेक दैट। उसको किसी लंदन में कोई प्रोड्यूसर थी, उन्होंने देखा उसको। अब वो मुझे ढूंढ रही थी कि उनको यही फिल्म बनानी थी जो उन्होंने देखी थी, उनको अच्छी लग गई होगी। और एक एक्टर था राजेश खेरा जो मेरे साथ कुछ एक शूट कर रहा था मड में। तो वो बोला सर मैं 1 घंटे में आता हूँ। मैंने कहाँ जा रहे हो? कहता मेरे कुछ पैसे लेने हैं, मैंने एक फ़िल्म की थी किसी की, तो मैंने कहा तू कैसे आएगा 1 घंटे में मड से? मैं कहता मैं फ़ेरी लेके जाऊँगा और आ जाऊँगा। तो लौट आया तो उसने, उनको बातचीत हुई होगी, उनको बताया होगा मेरी फ़िल्म मेरे साथ काम कर रहा है। अरे उन्होंने बोला उसको तो हम ढूँढ रहे हैं, आप हमारी मीटिंग करा सकते हो क्या? ही केम एंड टोल्ड मी। तो मेरा जब शेड्यूल खत्म हुआ तो आई वेंट एंड मेट देम एंड शी टोल्ड मी, रागिनी, बड़ी अच्छी रागिनी सोना उनका नाम है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम ये फिल्म बनाएंगे पर एक कंडीशन है। उस वक्त 3 एक्टर्स का बड़ा बोलबाला था। सुनील शेट्टी काफ़ी चल रहे थे उस वक्त में, अरशद वारसी की मुन्ना भाई वगैरह कोई फिल्म आई थी तो इसलिए वो काफ़ी पॉपुलर था कॉमेडी वॉमेडी को लेके, और तीसरा इरफान खान का सडनली नया नया नाम हुआ। उन्होंने कहा अगर इन 3 लोग को फिल्म में लोगे तो हम बना देंगे। मैं वहाँ से निकला, लोग कहेंगे कि ये देखिए कैसी कहानी जैसी बात है, पर आप यकीन नहीं करेंगे, ईश्वर साक्षी है। जहाँ बैठे ही हैं, मैं वहाँ पीछे यहीं था आरामनगर, वहाँ से निकला, मैं कार से आ रहा था, मैं अपनी बिल्डिंग के सामने यहीं जहाँ अपन बैठे हैं इसके नीचे मैं जा ही रहा था कि अरशद वारसी की गाड़ी वहाँ से निकल रही थी, वो रुक गया। और ब्रो क्या चल रहा है ये वो। मैंने कहा बस यार एक फ़िल्म कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर ने बोला है कि तेरे से बात करें, और अच्छा तुम ही मिल गए यहाँ पे। बोला क्या है प्रोजेक्ट? मैंने देखेगा तो ऊपर आ, तो यहीं ऊपर लाया मैं उसको, यहीं बैठा, उसने मेरे ही लैपटॉप पे, उस ज़माने में लैपटॉप ज़्यादा लोगों के पास होते नहीं थे, तो उसने देखा, बोला बिल्कुल करता हूँ। बस उसके एक दिन बाद मुझे कहीं सुनील शेट्टी का मैनेजर मिल गया, जॉर्ज उसका नाम है। उसने बोला विवेक जी अच्छा आप कर रहे हो, चलो मैं अन्ना से आपकी मीटिंग कराता हूँ। अन्ना ने उसी दिन बुला लिया, मैं गया अन्ना से ओके। इरफान को मैंने फ़ोन किया तो वो मेरे को यहाँ एक पहले वो होता था ना क्या, बिस्ट्रो नाम से एक होता था लोखंडवाला में, जो बाद में शायद स्टारबक्स बन गया, वहाँ मिला, वहाँ 15-20 मिनट में उसका ओके हो गया। सबको मैंने कुछ नहीं, बस इतना बताया, इरफान क्या बना रहे हो? मैंने कहा इरफान यार ये एक यूजुअल सस्पेक्ट्स नाम की फ़िल्म है, कौन सा रोल दोगे? मैंने बताया उसका, केविन स्पेसी का। कहता डन। उसको बोला तेरा ये रोल है, उसका रोल है, इस तरह। फिर करते करते अनिल कपूर साहब आए, फिर इमरान हाशमी आया, और ऐसे एक बड़ा सिलसिला बन गया। वो फिल्म बनी, देन इट वाज पहली फिल्म थी जो पूरी लंदन में शूट हुई। फिर वो डीआई हुई, उसका म्यूज़िक बड़ा हिट हो गया। इट वाज कॉल्ड द मोस्ट स्टाइलाइज्ड फिल्म। अनिल कपूर ने पहली बार बाल वाल कटाया, सिगार विगार पिया उस फिल्म में। सो इट बिकेम अ वेरी यूनिक कल्ट फिल्म। एंड वो फिल्म रिलीज़ होने के 2 ही दिन बाद मुझे रॉनी स्क्रूवाला का फ़ोन आ गया मंडे मॉर्निंग को, सुबह सुबह, कि कम एंड मीट मी। ही सेड विवेक वैसी एज ऑफ द कटिंग एज फिल्म बनानी है मुझे, क्या बना सकते हो? और उस तरह से स्पोर्ट्स पे ये गोल चालू हो गई। गोल के बाद फिर रिलायंस ने मुझे 2 फिल्म के लिए साइन, मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब रिलायंस की फिल्म 2 या 3 फिल्म के लिए उन्होंने साइन किया था मेरे को, देन आई सेड इज दिस व्हाट आई वांट टू डू? एंड दैट्स व्हेन पूरा ट्रांजिशन एक हुआ। 2005 में देखिए चॉकलेट आई, और 10 के आसपास चाहिए। 9 मेरे को ये गोल के बाद से समझ में आने लगा था कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। गोल में कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप जो बनाना चाह रहे थे वो चीज़ें नहीं बन पाई, और उस पर आपने कहीं बताया भी कि अनुराग और विक्रमादित्य मोटवानी। देखिए मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता हूँ, जो भी हो, फिल्मों में तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन हुआ क्या था कि जो फिल्म मैं बना रहा था, यूटीवी को ऐसा लगा कि शायद मैं राइटर नहीं हूँ। तब उन्हें पता होता कि मेरे को 2 नेशनल अवार्ड मिलेंगे राइटिंग के लिए तो शायद अलग बात होती। उनको जो लोग थे, एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे जो लोग थे, उनको बड़ा फैसिनेशन था कि अनुराग के साथ कर। अनुराग का वो सब्जेक्ट भी नहीं था।
और अनुराग की जो भी पर्सनल उस वक्त जो हालात थे, जो भी उनके प्रॉब्लम थे लाइफ के, मैंने पढ़ा, उसने कहीं भी बोला अरे हमें लंदन नहीं ले गए थे शूटिंग में, हम कैसे राइटर हूँ। ये सब बकवास, मीडिया वाले सवाल भी नहीं पूछते। आप मुझे बताइए, लंदन में तो शूटिंग हो रही थी, शूटिंग के लिए गए थे, कोई लिखने के लिए तो उसके पहले 1.5 साल तो यहीं लिखाई चल रही थी। तो और मान भी लेते हैं लोग, कोई जर्नलिस्ट सवाल भी नहीं पूछता। अनुराग कश्यप से सब पूछना चाहिए लोगों को कि भाई लंदन, उनने एक स्टेटमेंट दिया कि क्या बोलते हैं, लंदन में शूटिंग हुई, हम तो गए नहीं थे, मैं इंडिया में था वो उस ये समय। अपने राइटर को ले गए थे। ऐसा कैसे संभव है, राइट? जॉन तो उन्हीं के कारण आया था, उन्हीं का दोस्त था जॉन, राइट? वो उन्हीं से बात करता था स्क्रिप्ट के बारे में, मुझसे नहीं करता था। वही इन्वॉल्व थे, उन एग्जेक्टिव भी उन्हीं से बात करते थे। ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज दे कुड नॉट डिलीवर। लास्ट में स्टेज ऐसी आ गई कि क्या किया जाए। तब फिर मैंने एक बंदे को अपने साथ पकड़ा, क्योंकि बहुत सारा काम करना था और उसको थोड़ा ठीक ठाक, जो यानी कम से कम डायलॉग तो प्रॉपर लिखे हो, स्क्रिप्ट जैसी तो लिखी हो, पेजेस तो हो, फॉर्मेटिंग तो हो, लिखा तो हो, इंटीरियर समथिंग समथिंग समथिंग, तो एक आदमी ने हाथ से कुछ भी लिख के दे दिया आपको। एनीवे उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा गोल देखिए, आज भी आप किसी जो उस जमाने के जितने यंग बच्चे हैं उनसे पूछिए, गोल गोल अपने ज़माने में बड़ी अच्छी फिल्म रही और उसके गाने बड़े सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन उसमें बड़े सारे प्रॉब्लम हुए। उसी बीच बिपाशा और जॉन का ब्रेकअप हो गया फिल्म के चलते चलते। जब पहले इश्क हो तो आपको अलग तरह के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं एज अ डायरेक्टर, ब्रेकअप हो जाए तो फिर दूसरी तरह के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। तो यानी दैट बिकेम लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल। और दूसरा, मैं इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, एक्सपीरियंस काबिल था मैं, मतलब यानी आप खुद सोचिए, मेरा मेरा प्रोफाइल देख लीजिए, उनका देख लीजिए, और मैं डायरेक्टर था उस फिल्म का। उसके बावजूद जो पूरा सिस्टम है इस इंडस्ट्री का, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे राइटर्स हों, अनुराग जैसे राइटर्स हों, विक्रमादित्य मोटवाने जैसे राइटर्स हों, ब्रिलियंट पीपल। आई मीन, मैं दोनों की बड़ी कद्र करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा लोगों को, मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ कि अरे जाओ बाहर जाके काम करो, जाओ अनुराग को असिस्ट कर लो, वो छोड़ ही दिया डायरेक्शन, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑल द टाइम्स मैं कहता हूँ उसको करो, इसको करो, विशाल को करो, दूसरे लोगों को करो। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अनुराग का प्रॉब्लम है कि बकबक बहुत करता है, बकवास बहुत करता है, और क्या बोलता है पी के उसे पता नहीं है। अगले दिन मुझसे 3-4 बार माफ़ी मांग चुका है। ही डजंट नो, मैं कुछ बोल दूंगा तो 2 दिन बाद माफ़ी मांगेगा, राइट? तो इसलिए मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं, और मैं किसी क्रिटिसिज्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी तो सत्य बोलता है, तो मैं भी सत्य ही बोल रहा हूँ। सारा जो सिस्टम है वो एक इनकॉम्पिटेंट, वेरी 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 मीडियोकर एक्टर की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, पोस्टर पे किसकी फोटो आनी चाहिए। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सब लोग पकड़ के लाए, नहीं 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 यही लोग, विक्रमादित्य, नहीं 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 उसको लेते हैं, जॉन को लेते हैं, वो फुटबॉलर है, इसी बेसिस पे आया पहले वो। आप सैफ और प्रियंका को लेना जी, चाहते थे? है ना, या एंड पर उस सैफ का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो देयर वर नो डेट, तो रॉनी सेड लेट्स डू इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, आई सेड ओके वंडरफुल, लेट्स डू दैट। पर आप मुझे एक बात बताइए, एक फुटबॉल की अगर फिल्म है, तो अगर एक एक्टर को क्या करना चाहिए? हमने प्रीमियम लीग के कोच को बुलाया वहाँ से, एंडी को, अ ब्लैक गाय, अफ्रो अमेरिकन, वो आया, उसने यहाँ पे 3 महीने रह के सबको ट्रेनिंग दी। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, अरशद वारसी, उसे फुटबॉल नहीं आती थी, राज जोशी, उसे फुटबॉल नहीं आती थी, और 8-9 नल्ले लोग थे, नल्ले मतलब आइडिया यही था कि नल्ले लोग हैं, उन्हें फुटबॉल नहीं आती, किसी को फुटबॉल नहीं आती थी। पर उन लोगों ने जान लगा दी। 1 महीने के लिए ट्रेनर आया था, 3 महीने रुका, वो 24 घंटे खेल खेल के वो ऐसे एक्सपर्ट हो गए, आप यकीन नहीं करेंगे। जब हम वहाँ पहुंचे लंदन शूट करने के लिए, जॉन के सारे सीन, जॉन के पाँव अलग और चेहरा अलग, इस तरह से शूट करना पड़ा, राइट? और अरशद वारसी ने, मैं हेड्स ऑफ टू अरशद वारसी एंड राज जोशी, मैं बता रहा हूँ आपको, अरशद ने किक मारते थे ये लोग, तो क्या होता है फुटबॉल में, जो गोल पोस्ट, जो बार होता है उसमें बॉल लगती, और फिर अंदर जाती, दैट सपोज टू बी अ ग्रेट किक। ये खड़े खड़े वहाँ पे यूँ मारा करते थे कि पूछो नहीं, बड़े बड़े लोग इंप्रेस हो गए थे। अरशद ने जान लगा दी थी उस फिल्म में, ठंड में 24 घंटे ये लोग, इतनी ठंड थी यार कि खून आ जाए आंखों से, इतनी मेहनत की। तो मैं फिर इन लोगों के साथ काम करने का जो मज़ा है, ज़िंदगी तो मेरी है ना, मैं अपने काम को इंजॉय करूँ, मेरा जो काम है वो बेटर हो, मैंने जो लिखा है उस एक एक वर्ड में सोल डाले, कोई उसमें इमोशन डाले, मुझसे सवाल जवाब करे, पूछे। ये थोड़ी मुझसे बोले कि मेरे डायलॉग और कम कर दो, और कम कर दो, और कम कर। क्यों? क्योंकि आप बोल नहीं सकते, आप 5 लाइन लगातार प्रॉपर रिदम के साथ बोल नहीं सकते, ये आपका प्रॉब्लम है।
फिर इतने पैसे क्यों दिए जाएं इन लोगों को? हम सोसाइटी और सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। आज सड़कें खराब है, हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हम कहते हैं ना इस देश में करप्शन क्यों नहीं खराब हो रहा है? मैंने एजुकेशन की बात करी ना, ये सुन के तो लोग ताली बजाते हैं कि देखो ये कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री से आप पैसा कमाते हैं, जो लोग, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्टूडियोज हैं, इनको ये बात पूछनी नहीं चाहिए खुद से एक बार कि जो आप पैसा दे रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी क्या आपको मिल रही है, क्या ऑडियंस को मिल रही है? क्या ऑडियंस जब पैसे लेके जाती है तो वो एक्सपेक्ट करती है इतनी मीडियोकर एक्टिंग? क्योंकि मजबूरी है। जब आप उस समय शुरू कर रहे थे, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, स्टार सेंट्रिक जो सिस्टम है, पूरा एक उनका इकोसिस्टम है, वो तब भी था और आपने झेला है, और आज भी वो चीज़ है। आपको लगता है कि वो टूट नहीं पाएगी? नहीं, देखिए स्टारडम का कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्स के बिना फिल्म इंडस्ट्री चल भी नहीं सकती, ये तो आप लिख के ले लीजिए। हाँ, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन जैसे स्टार हैं, अनिल कपूर जैसे स्टार हैं, और मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स हैं, आमिर खान जैसे स्टार्स हैं, अगर तो उनके साथ उन बैंड करने में मुझे रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ तक क्योंकि मेहनत करने वाले लोग हैं, ये जान लगाते हैं, ये मेहनत करते हैं, ये 100 बार सोचते हैं। आमिर खान ने नहीं दंगल में देखिए कैसा ऐसा पेट फुला लिया था, कम कर लिया था। लेकिन जो लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं और उसके सारे पर्क्स उठाना चाहते हैं, उनकी वैल्यू तो उतनी ही होनी चाहिए जितनी उनके नाम से फिल्म में पैसा आता है। आज मुझे बताइए कि छोटी मीडियोकर सी फिल्में हैं, उनमें एक आदमी 20-20, 25-25 करोड़ लेता है और लोग दे रहे हैं, ये तो क्राइम है ना, ये तो कितना बड़ा क्राइम है। और यानी खराब सड़क, जहाँ टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़क है, उसके लिए आपसे कोई प्रीमियम टोल मांगने लगे तो आप 4 दिन में वहाँ पे खून बह जाएगा, लोग लठ लेके आ जाएंगे, मारने लगेंगे। क्या तुम अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए एक बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की चॉकलेट प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट के प्राइस पे खरीदोगे? नहीं ना, एक कॉमन सेंस है। तो इस इंडस्ट्री में क्यों? इसीलिए तो ये हाल है, इसीलिए तो 100 साल में इस इंडस्ट्री को एक प्रॉपर किसी फिल्म को ऑस्कर नहीं मिला है, कैन में प्रॉपर अवार्ड नहीं मिला, वर्ल्ड के किसी भी अच्छे फेस्टिवल में नहीं मिलते हैं अवार्ड्स को मारी है गोली। हमारी फिल्में ग्लोबल क्यों नहीं है? कोरियन फिल्में क्यों हैं? चाइनीज फिल्में क्यों हैं? जापानीज फिल्म क्यों हैं? हमारी क्यों नहीं है? 100 साल की हिस्ट्री है हमारी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं, पर हम खर्चा कहाँ करते हैं? 70% तो आप वो स्टार और उसकी वैनिटी पे खर्चा कर रहे हैं। मुझे स्टार से प्रॉब्लम नहीं, गिव मी अ स्टार हु इज अ गुड एक्टर ऑल्सो। दिए ना टॉम क्रूज जैसा कोई आदमी, किसको प्रॉब्लम है स्टार से? मैं भी लेने को तैयार हूं। लेकिन एक जिसको एक्टिंग ही नहीं आती, जिसकी सिनेमा के बारे में जो समझता नहीं है, जो इंडियन ऑडियंस को नहीं समझता है, जो सिनेमा के क्राफ्ट में सिंसियरिटी नहीं लेके आता है, जब वो सेट पे आता है तो एक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं बिल्ड करता है कि लगे एक लीडर है, तो उस आदमी को लीड क्यों करने दिया जाए? लीड उसको करने देना चाहिए जो फिल्म में सोल लेके आता है, जो फिल्म में एक एनर्जी लेके आता है, जो फिल्म का डायरेक्शन चेंज कर देता है। या और यू आर शाहरुख खान की बस आपके नाम से फिल्म चलती है, या तो वो हो। जब ये भी क्वालिटी में नहीं है, आपके ऊपर कोई भी क्वालिटी नहीं है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है कोई सक्सेसफुल फिल्म्स का, तो आप किस बात के स्टार? फिर स्टार है कहां? 4 सेक्सी ग्लैमरस फोटो खिंचाने से तो स्टार नहीं बन जाता। ये मेरा प्रॉब्लम है, लोग मुझे गलत समझते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट स्टार्स, आई एम अगेंस्ट दिस मीडियोक्रिटी विच इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज स्टारडम। विवेक जी, अभी जैसे गोल को लेकर, जैसे जॉन को लेकर सवाल आपने उठाए, अब लोग कई यहाँ भी आपको कैंसिल करेंगे, वो बोलेंगे अब जॉन फुटबॉल को प्रमोट करते हैं, उनकी खुद की टीम है, तो उस तरह की जो फिल्म बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी, इसमें क्यों करना? कभी अरशद वारसी वगैरह से बात करिएगा, जो बाकी लोग भी, तो 11 और भी प्लेयर थे, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। देखिए, फुटबॉल जूता पहन के फुटबॉल को लात मारने से फुटबॉल नहीं हो जाती है। फुटबॉल एक एटीट्यूड है, फुटबॉल एक टीम गेम है, फुटबॉल टीम गेम है। रोनाल्डो भी जब खेलता है तो ही बिकम्स वन ऑफ देम। आप कटे फटे अलग नहीं रह सकते हैं कि मैं तो स्टार हूं जी, वो नहीं हो सकता है। बहुत जरूरी, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैंने आमिर खान साहब के बारे में सुना है, when he was doing 3 Idiots, मुझे मैडी ने बताया था कि they became like students, सब साथ में रहते थे। तो हमारे यहाँ भी यही होता है, मैं जो भी फिल्म करता हूँ, everybody becomes part of that universe for 3 months। फिल्मों बनाने का और कोई तरीका है ही नहीं इसके अलावा।
कई लोग जो आपका विरोध करते हैं वो गोल के बाद जिस तरह की फिल्में आपने बनाई, चाहे वो हिट स्टोरी वैसे, उनको बार बार लेकर आते हैं जब आपको ट्रोल करना होता है। ट्विटर पे आपने देखा होगा, वो उस समय जिस तरह की आपने फिल्म बनाई उसको लेकर अभी लगता है कि वो जो जैसा आप बता रहे हो कि बैक टू बैक ऑफर्स आ रहे थे और बिना सोचे समझे, या वो जैसा आपके पास आते जा रहे थे, चुनाव ही नहीं कर पा रहे थे और आपने हाँ करते गए, हाँ, रिलेशन मुझे लेके। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात की, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी इस बात की, जिस दिन मुझे समझ में आया, जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन सवेरा, उसमें कौन सी बात है। आई रियलाइज वो भी कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, वो भी तो बिजनेस है ना, एक धंधा है ना। अगर आप चाट की दुकान खोल के बैठे हैं और उससे काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है उसमें? आपने लोगों को शुगर बेचने का काम, मैंने मिठाई बेचने की दुकान खोल रखी, तो उसमें क्या बुरी बात है? ये अलग बात है, लोग डायबिटीज से मरे जा रहे हैं, पर आपका तो धंधा है। आपको क्या शर्म इस बात की? जो आदमी ड्रग्स पेडलर है बेचारा, वो भी तो अपनी जिंदगी के लिए ही काम कर रहा है, रोजी रोटी के लिए। आप कुछ भी बेच सकते हैं। यू कैन बी पब्लिशर ऑफ प्ले बॉय और यू कैन बी अ पब्लिशर ऑफ गीता, इट्स योर चॉइस। दोनों बराबर है मेरी नजर में, दोनों में रत्ती भर का फर्क नहीं है। मैं तो कुछ ज्यादा मानता नहीं हूं। मेरी नजर में भगवान और शैतान दोनों एक ही दिमाग के मैनिफेस्टेशंस हैं। दैट्स हाउ आई लुक एट द वर्ल्ड। तो ये हेवन और हेल दोनों एक ही दिमाग की उपज है। आपकी चॉइस है, आप हेवन में खुश रहना चाहते हैं उस मैनिफेस्टेशन में, या हेल के मैनिफेस्टेशन में। आई रियलाइज आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी डूइंग द स्टफ, क्योंकि उसमें आपकी कोई औकात ही नहीं है, आप कुछ है ही नहीं। सारा का सारा जो सिस्टम है, सब ए टू जेड इंक्लूडिंग द ऑडियंस, सब उस एक आदमी के पीछे चल रहा है। अब उस आदमी की जो इंटेलिजेंस है या डम्बनेस है, उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी ऊपर नीचे होती जाएगी। इसीलिए जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सिर्फ स्टारों के सहारे जिनने अपने करियर बनाए, जिस दिन वो स्टार डूबा, उन डायरेक्टर्स के नाम तक लोग भूल गए, नाम तक भूल गए। कोई उनकी फिल्मों की बात नहीं करता है। मंडे के बाद चल गई तो 2-4 दिन गाने आने चलते हैं, 10 साल बाद कहते हैं अरे मियाँ देखो वो गाना जो हमने लिखा था हिट हो गया था। जैसे मैं बोलूँ जिंदगी भर अरे बिल्लो रानी कितना हिट हो गया था, हल्का हल्का। पर ये सब कुछ कुछ सब बकवास है। ये आपकी फिल्म ने क्या इंपैक्ट किया? अर्धसत्य आज भी आपको इंपैक्ट करती है, सारांश आज भी आपको इंपैक्ट करती है, लगान आज भी आपको इंपैक्ट करती है, 2 बीघा जमीन आज भी आपको इंपैक्ट करती है। फिल्म की लॉन्जेविटी क्या है, फिल्म कितनी ड्यूरेबल है, वरना और है क्या लेगेसी फिल्म की? फिल्में अगर आपके दिमाग में दिल में छाप नहीं छोड़ जा रही है, तो फिर उस फिल्म का मतलब क्या है? अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था जब फिल्मोग्राफी देख रहा था। जिद के प्रोड्यूसर थे अनुभव सिन्हा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जब आप वो फिल्म बना रहे थे तब तक चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब आप ताशकंद फाइल्स या कश्मीर फाइल जैसे फिल्में बनाते हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के अंदर की चीज़ें थी और जो एक खाव थी और जिसको सामने लाकर दिखाया गया, तो फिर इसी तरह के जो प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर्स हैं वो ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है या जिंगोइज्म है, तब आप इसको कैसे देखते हाँ ठीक है ना, तो हमें हमें कोई शर्म नहीं इन सब शब्दों से। ये तो शब्द हैं, लेबल हैं। आम आदमी से पूछिए ना उसकी ज़िंदगी में इन फिल्मों ने क्या किया है। आपको मैं लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स दिखा दूंगा, वो कहते हैं बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम ने मेरी आंखें खोल दी, मेरे पाँव छूते हैं। वो किताब मैंने उसके ऊपर जो लिखी है अर्बन नक्सल्स, 200-250 रुपए की किताब है। लोग 2-2 हज़ार रुपये भेज के हर महीने में 100-100, 200-200 किताबें खरीदते हैं। वो अमेरिका में 10-10 हज़ार डॉलर में ऑक्शन की हुई है वो बुक। $1000 में तो मैं कभी भी बोल देता हूँ, लोग दे देते हैं। आपने अर्बन नक्सल को ट्रेंड में ला दिया है। मैंने नहीं ला दिया यार, ये इन्हीं लोगों ने ला दिया। इनने किताब पढ़ी नहीं। हुआ क्या, मोदी जी आए थे उस वक्त में जीत के। इन लोगों को, और मैंने फिल्म तो 2010-11 में बनाई हुई थी। इनको लगा फिल्म अटक गई थी, रिलीज हुई 2016 में। इन लोगों को लगा कि ये मोदी जी के चक्कर में मैंने फिल्म बनाई है, इनको कुछ पता नहीं था। तो हो क्या गया कि अर्बन नक्सल्स, बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया, ये कन्हैया कुमार वगैरह के चक्कर में। वो करेक्ट था, कॉलेज की पॉलिटिक्स में ही बेस्ड था वो। पर वो अगर आप बुक पढ़ें, बड़ी फिलोसॉफिकल बुक है वो, अद्वैता से इन्फ्लुएंस बुक है वो। मिडिल क्लास स्मॉल टाउन एक लड़के की व्यथा और है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी भी कहानी है, मैंने मेरी फिल्म ही देखी है। कहानी, मेरे ही जीवन की कहानी है, मेरी ही कहानी है। उसमें टू इंडिया जो वीरदास ने बाद में करता है, टू इंडियाज के ऊपर एक चैप्टर है, आप पढ़िए आपका दिल खुश हो जाएगा। राइट, कि भारत सवाल है कि समाधान है क्या भारत? राइट, भारत गंगा है कि भारत जो है वो ये बहते हुए नाले हैं? तो उसमें बड़े सवाल हैं। पर हो क्या गया, चूंकि वो
बहुत बार अर्बन नक्सल शब्द यूज हुआ, ये कन्हैया कुमार वगैरह उसी वक्त वो हो गया था 2016 में जेएनयू का मसला, और मुझ पे अटैक हो गए थे फिजिकल। कुछ मीडिया वालों ने अर्बन नक्सल्स, फिर इसने ये अर्नब अर्नब को आदत है ऐसे ऐसे वर्ड्स उठा के लेबल लोगों को करने की, तो अर्नब ने वो वर्ड यूज किया कई बार, फिर नेताओं ने किया, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत बार उसको यूज। वो तो तो रिसेंट में भी यूज हाँ, करते रहे। तो अर्बन नक्सल्स वर्ड का मतलब हो कहाँ यूज हुआ कैसे हुआ, मेरे हाथ से वो गाड़ी निकल चुकी थी, पर बेसिकली इन लोगों को ऐसा लगा कि इनके ऊपर, इनके बारे में तो इनने लिखना, इनने एक कैंपेन चालू की, यस आई एम अर्बन नक्सल, यस आई एम अर्बन नक्सल, इन लोगों ने, तो इन्हीं ने उसको पॉपुलर करा दिया। इन लोगों को पॉलिटिक्स भी करनी नहीं आती है नैरेटिव की, इनने खुद उसको पॉपुलर करा दिया। अच्छा, ये अर्बन नक्सल, बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, इसका आइडिया कैसे आया? वो 2010 के बाद जो चीज़ें बदली, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखो ये क्या है कि मैं कैसे मैंने ज्वाइन की पॉलिटिक्स कॉलेज में, मेरे एक प्रोफेसर थे साइंस के, उसको चैप्टर है पूरा लिखा है मैंने, किस तरह से वो सिगरेट पीते थे और गोल गोल छल्ले उड़ाते थे, और हमको लगता था यार यही ज़िंदगी हम भी उड़ाएंगे, पूरा चैप्टर है उसमें अर्बन नक्सल, आप पढ़िएगा कि कैसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ था। तो होता क्या था, बाद में जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे ये समझ में आया कि यार 1 लाख का काडर है नक्सल्स का जो जंगल में रहते हैं, 10-20 हज़ार कुछ मर जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, 10-20-25 हज़ार हर साल कम होते हैं, पर हर साल 1 लाख कैसे रहते हैं? और ये पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिकल साइंस में एमए है, कोई सोशियोलॉजिस्ट है, और ये अच्छे खासे घरों के लड़के लड़कियां हैं, ये कहाँ से आते हैं, कैसे पहुंचते हैं? देन आई रियलाइज कि इनको जैसे मुझे इन्फ्लुएंस किया, ऐसे प्रोफेसर से इनको इन्फ्लुएंस करके रिक्रूट करते हैं। तो जब मैं ये आईएसबी के मैं कोर्स रन कर रहा था, आई एम बुद्धा, मेरी कंपनी का नाम इसीलिए क्योंकि वो आई एम बुद्धा का मतलब गौतम बुद्धा से लेना देना नहीं है, मतलब बुद्धा मतलब एनलाइटेंड, मीन्स आई एम ऑल्सो एनलाइटेंड, आई एम एन आइडिया मैन। तो वो एक वर्कशॉप कर रहा था, तो उन लड़कों ने बोला कि क्यों नहीं हम ऐसी फिल्म बनाते हैं, वो नक्सल्स के ऊपर बना रहे थे और वो ग्लोरीफाई कर रहे थे उनको। मैंने कहा अरे भाई इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, तो रिसर्च सारा कर आके उनको डेटा निकाला सारा, देन आई सेड लेट्स मेक अ फिल्म ऑन दिस। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने कम बजट में जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जो सत्य मैं जानता हूँ, वो इतने कम बजट में मैं बोल सकता हूँ। कैंपस फ्री में मिल गया था सब कुछ। बड़े बजट की फिल्में आप ये नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बना ही नहीं सकते। तो पता नहीं कैसे, कई बार ईश्वर का हाथ होता है, सरस्वती का हाथ होता है आपके ऊपर। वो फिल्म बन गई, अटक गई, नहीं अटकी होती तभी रिलीज हो गई होती तो कोई पूछता नहीं उसे 2 कौड़ी को। वो वक्त ऐसा हुआ कि जब वो फिल्म रिलीज होने आई उसी वक्त कोइंसिडेंटली 2016 का केस हो गया, वो भारत टुकड़े टुकड़े वाला केस हो गया, और उसमें मैं ट्रैवल कर रहा था यूनिवर्सिटीज़, मुझ पे अटैक किए इन लोगों ने, लेफ्टिस्ट लोगों ने। बात सही भी है कि रिक्रूट होते हैं, कई सारे प्रोफेसर्स उसके बाद अरेस्ट हुए। आप जानते हो साईं बाबा को अरेस्ट किया, कितने सारे प्रोफेसर्स पकड़े गए, और अभी भी चाहें तो पकड़े ही जा सकते हैं, कई सारे लोग करते हैं। पुणे, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई जगह से। सिर्फ इंडिया, अमेरिका में भी तो वही लड़ाई चल रही है अभी, हार्वर्ड वगैरह में। ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट ग्रुप है ना, इसके साथ प्रॉब्लम है। बीइंग अ सोशलिस्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बीइंग अ कम्युनिस्ट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, पर जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, जो बंदूकें उठा के स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहता है, वो एक अलग तरह के टेररिस्ट है। आप बताइए, आजाद भारत में पिछले 60 साल से बंदूक लेके जंगलों में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर दूसरा सवाल ये उठा, इनको फाइनेंस कौन करता है, इनको सपोर्ट कौन देता है, इनका नैरेटिव कौन बिल्ड करता है? तो देन आई सेड दीज आर द अर्बन नक्सल, सब डेटा के साथ, उसमें एक एक डेटा है, सब केस बाय केस है। पर जिनने किताब पढ़ी वो तो मेरे बड़े भक्त हो गए, जिनने नहीं पढ़ी उनने बाहर से उन्हें लगा रही है तो पक्का हमारे खिलाफ बोल रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उन लोगों ने उसको उसके अगेंस्ट हो गए। पर मुझे ये फ़ायदा हुआ, वो बुक ऑल टाइम बेस्ट सेलर बन गई। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम रिलीज़ भी नहीं हुई कभी सिनेमा हॉल में ढंग से, 50-60 सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई थी 2-4 दिन के लिए, लेकिन वो कल्ट फिल्म बन गई। और मेरी लाइफ उसके बाद जिस तरह से चेंज हुई, शायद ही किसी की ऐसे होती हो। विवेक जी, कॉमर्शियल फिल्म्स बना रहे थे, लेकिन जब इस तरह की फिल्म आप लेकर आए जो कि इंडस्ट्री के परिपाटी के एकदम अगेंस्ट है, अलग है, किस तरह की परेशानियों का उस समय सामना करना पड़ा? तो वो फिल्म बनाते हुए तो पैसे ऐसे की समस्या थी और कोई समस्या थी नहीं, क्योंकि ऐसे एक्टर तो थे नहीं उसमें। अरुणोदय सिंह था माही थी, और ये स्वरा भास्कर करने वाली थी। स्वरा भास्कर को लास्ट मिनट पे निकाला मैंने, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे समझ में आ गया था ये चलेगा नहीं। मुझे तब ये नहीं पता था कि वो लेफ्टिस्ट है बाई आइडियोलॉजी, और उसी के अगेंस्ट हम फिल्म बना रहे थे।
तो वो पता नहीं कैसे पैसे की मजबूरी में उसने हाँ कर दिया, क्या कर दिया था, पर लास्ट मिनट पे आई रियलाइज़, मैंने कहा अगर इसको डाउट है तो ये आगे डाउट और बड़े होते जाएँगे। मैं इनकी माइंडसेट बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये लोग घुस जाते हैं एक सिस्टम में, फिर अंदर से ख़राब करते हैं उसको। तो मैं जा रहा था एयरपोर्ट, मैंने पल्लवी को फ़ोन किया, मैंने पल्लवी आई हैव टू टेक अ टफ डिसीजन। और मैंने एयरपोर्ट से ही वी सेट हर एंड कोई, और अगले दिन से शूटिंग थी तो किसको लाता, तो मेरी एक नीस थी, उसकी शादी हुई थी 2 दिन पहले, तो उसको फ़ोन किया, फिर वो आई आँचल। उसके हस्बैंड ने भी हनीमून अपना पोस्टपोन किया, देन शी केम एंड शी डिड दैट रोल, सोरा का रोल। रिलीज़ में फिर प्रॉब्लम हुआ, रिलीज़ में जा के फिर लास्ट मिनट पे लोग बैकआउट करने लगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स लास्ट मिनट पे थिएटर चेन बैकआउट करने लगी। पीवीआर हैड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, पर लास्ट मिनट पे वो भी नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा चलो थिएटर में रिलीज़ करना कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा तो क्यों, वो पीछे क्यों हट रहे थे? आई डोंट नो, जो भी रीजंस रहे हों। उस वक्त इंडस्ट्री भी बहुत लेफ्टिस्ट थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं फिल्म को लेकर यूनिवर्सिटीज़ में दिखाता हूँ। और कुछ किस्मत ऐसी थी, सबसे पहला लेटर मैंने जेएनयू में लिखा। मुझे नहीं पता था कि जेएनयू में जो उसको सिनेमा डिपार्टमेंट की जो हेड है वो सोरा की ही माँ है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना किया तो मैंने कहा यार ये किसी की बापौती थोड़ी है, और हम दिखाएंगे। हम गए, हमने सड़क पे बाहर एडमिन ब्लॉक के सामने तंबू ताना और फिल्म दिखाई। बहुत विरोध हुआ, काले झंडे हुए, सब हुआ, फिर तो सिलसिला बन गया। देन देयर वाज वो नो, काफी वायरल भी हुआ था वो वीडियो, मुझे या याद है। ये अटैक वाला किस्सा क्या है? ये 2-3 जगह है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ही वो, लेकिन वहाँ पे इतना फिजिकल लेवल पे नहीं हुआ, पर बहुत हुआ था अटैक। जादवपुर में फिर फिजिकली अटैक हुई, मेरा कंधा उनने तोड़ दिया। बहुत, मैं अभी तक मेरा कंधा पूरी तरह से, वो एक बार टूटता है शोल्डर तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, और मैं ऐसा भी नहीं था कि एक्सरसाइज करता हूँ तो पूरी तरह से रिकवर होता। तो अभी भी मैं एक साइड में अगर सो जाऊँ 4-5 घंटे लगातार, तो फिर अगले 1-2 दिन मुझे काफ़ी इस तकलीफ। फिल्म को लेकर ही, उसके वहाँ हाँ पर हाँ, स्क्रीनिंग को या लेकर? उन लोगों ने हमारी स्क्रीन हटा दी जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में था। तो फिर स्टूडेंट्स को मैंने बोला जाओ चादर ले आओ, बड़ा बड़ा फिल्मी मेलो ड्रामा जो थ्रिलर होता है, तो हॉस्टल से लड़के दौड़ के ला रहे हैं। फिर वो जो जाली लगी होती है ना, वो जो फील्ड, बास्केटबॉल फील्ड के बाहर, उस जाली में ऐसे गांठ आंठ बांध के हमने चादरें 2 बांध के लगाई, उसमें फिर प्रोजेक्शन किया। तो फिल्म चलती रही, इसलिए मैं बाहर जाके रोका। फिर वो लोग आए, उनने हमारी गाड़ी पे हमला किया, टूट पड़े मेरे ऊपर, तो सारा कंधा अंधा टूटा, ये सब। लेकिन एक फिल्म से इतना कौन सी उनकी भावनाएं उद्वेलित हो रही थी कि इस तरह की चीजें की? भाई वो फिल्म जो है, नक्सल वर्ड से इनको आग लगती है। ये खुद को नक्सल समझते हैं, तभी इन लोगों को लगता है कि हम एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन उस फिल्म ने भी काफ़ी एक्सपोज किया, बुक ने भी एक्सपोज किया, और उसके बाद जो कॉन्वर्सेशंस हुए काफ़ी, तब तक इंडिया जो था थोड़ा इंडिफरेंट था, कोई कश्मीर की तरह। कश्मीर सबको पता था लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता था। इट्स माई फिल्म विच चेंज एवरीथिंग। शास्त्री जी के साथ भी वही हुआ। टास्केंट फाइल्स। हाँ, प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं आपको बताऊं आशीष जी, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं इंडिया में जिनके ऊपर खुल के बात होनी चाहिए। और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर खुल के बात होनी चाहिए। जैसे सेक्स, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे ख्याल से अर्ली एज में इसके ऊपर ओपन सोसाइटी में डिस्कशन होना चाहिए। चूंकि हम उसको दबाते, छी 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 ऐसे नहीं बोलो, ये नहीं करो, इस कारण इतने सारे क्राइम्स हैं, इस कारण इतना परवर्जन है। इसीलिए आप देखिए कि एक 45-50 साल के जो लोग हैं, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी जो गेज है, गेज, ये बात लोग समझेंगे नहीं, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, लेकिन जो गेज है जो उनका औरतों को लेके, वो करेक्ट नहीं है, उसमें परवर्जन है बहुत जगह पे। वो इसलिए क्योंकि बचपन से नहीं की जाती है बात, उसको दबाया जाता है, छुपाया जाता है। दूसरा, हमारे बच्चों से बहुत झूठ बोला जाता है, हर बात को लेके बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है। तीसरी चीज, जो रिलीजन में आज की तारीख में जो अंधविश्वास और ये जो 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 दिखावा और झूठ जो चल रहा है जिस लेवल का, इसके बारे में खुल के बातचीत होनी चाहिए, वरना ये सोसाइटी गर्त में चली जाएगी। इतनी समस्या हो जाएगी कि द ग्रेट फिलॉसफी जो है हमारे देश की, जो हमारे वेदांता की फिलॉसफी है, वो सारी बर्बाद हो जाएगी। हिंदुइज्म विल बी नोन बिकॉज ऑफ दिस। तो सोसाइटी में बहुत सारी दरारें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने इश्तहार चिपका दिए हैं ताकि दरारें नजर ना आए। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई या उनको जहर दिया गया, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ईश्वर करे उनका हार्ट अटैक हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने कभी खुल के कोई बात क्यों नहीं बताई देश को। आप बोलिए ना हार्ट अटैक हुआ, मामला खत्म, एक व्हाइट पेपर इशू कर दो, कह लो ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हुआ खत्म। नहीं हुआ। कश्मीर को लेके क्यों नहीं स्टेटस क्लियर होता उसका?
ये खुल के बात होनी चाहिए कुछ विषयों के ऊपर। आपको लगता है ये जो दबे हुए मामले थे और जो हमारे मतलब ज़ख्म है एक तरीके से, और जब वो हम देखते हैं तो कहीं न कहीं पीड़ा होती है, चाहे वो ताशकंद फाइल की बात हो, हमारे इतने ग्रेट लीडर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान से लेके रिवॉल्यूशन जितने भी ग्रीन, व्हाइट सब वो लाने वाले हैं, एटॉमिक जो हमारे यहाँ एटम बम और वो सब है, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वही व्हाइट लाने वाले, रेवोल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन सब वो ग्रीन लाने। रेवोल्यूशन, उसके बीज बोए उनने। तो वो सब मामले, या इवन कश्मीर का एक्सडस जो है, ये सब जो हमें पता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज भी पहलगाम तक कश्मीर के बारे में लोगों को अवेयर है, जो सेंट्रल बेल्ट, नॉर्थ बेल्ट और बाकी जगह जो रहते हैं। लेकिन एक्चुअली वहाँ हुआ क्या था, गिरजा जी के साथ क्या हुआ या बाकी लोग के साथ, वो आपकी फिल्मों से पता चला। लेकिन बहुत सारे लोग फिर वही कि उसमें चाहे नसीरुद्दीन शाह हों या बहुत सारे जो फिल्म मेकर एक्टर्स हैं, वो जिंगोइज्म, प्रोपेगेंडा, इजरायली एक मेकर थे, उन्होंने एफए में तक बोल दिया। बहुत अच्छा, मैं बल्कि खुश हूँ अगर वो ये सब नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ, देखो मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूँ, इसमें कोई मुझे झिझक नहीं है। अगर मेरी फिल्मों का एक ही मकसद है, मैं इसी मकसद से बनाता हूँ, इन फिल्मों से कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। आप बोलिए ना प्रोपेगेंडा है, साबित करिए प्रोपेगेंडा है। आप नहीं कर पाए ना, पहलगाम में जो हुआ आपने अपनी आंखों से देखा ना, प्रोपेगेंडा है जो हमने दिखाया था। अगर वो प्रोपेगेंडा था तो ये कैसे हो रहा है? कई एक्टर्स हैं, अभी जैसे मेरे एक दोस्त है संदीप आधार, वो कश्मीर से हैं, उनकी फैमिली जब वो 1-2 महीने की थी तब उनको पलायन करना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा लिटरली, वो बता भी रही थी। वो बोल रही थी, तब भी मैं बोल रही थी कि जब कश्मीर फाइल्स आई है वो प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हुआ है, हम कश्मीरी समय रैना पंडितों से के साथ। पूछिए, आप स्टैंड अप कॉमेडियन, उससे पूछिए, बताएगा आपको दर्द क्या है। उसकी बात पे तो यकीन करेंगे बहुत सारे लोग, मेरी पे ना करें। अभी बंगाल में जो हो रहा है, अब मेरी फिल्म आ रही है बंगाल फाइल्स, डायरेक्ट एक्शन डे पे है वो। डायरेक्ट एक्शन डे में जो हालात थे, जिन कारणों से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, क्या वो हालात आज़ादी के बाद खत्म हो गए या अभी भी वहाँ पे हैं? और अगर हैं तो उन्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है और क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? भारत का विभाजन, पार्टीशन, डेमोग्राफी चेंज के कारण हुआ था। नोआखली मीन्स नया गांव, हिंदी का, बंगाली का हिंदी का वर्ड है, भारतीय शब्द है। उसमें धीरे धीरे जब इनको लगा पाकिस्तान हमें नहीं मिलेगा तो क्या किया जाए, इन इलाकों को कैसे लिया जाए, इतने रिच इलाके थे ये, कैसे लिया जाए, तो इनने प्लान बनाया धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज करो, मुस्लिम लीग ने। और करते करते ये हालत हो गया कि जो कि यानी मंदिरों का शहर जो हुआ करता था उसको इनने कन्वर्ट कर दिया और वहां डेमोग्राफी चेंज करके ये हालत ला दिया। नोआखली भारत के पास नहीं है। ये सारे जितने बंगाल के जितने शहर हैं सबके नाम तो हिंदी के ही हैं, जो चले गए बांग्लादेश में फाइनली। नाम तो सबके प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक नाम है, मतलब थे तो हमारी गांव खलिहान शहर, उनको आपने चेंज कर करके उनका स्वरूप बदला। तो जो तब हो रहा था क्या आज भी वही हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा, रत्ती भर कुछ नहीं बदला, आज भी वही हो रहा है। और बंगाल दूसरा कश्मीर, मैं तो 1.5-2 साल पहले से बोल रहा हूँ, मैं बंगाल दूसरा कश्मीर बन रहा है, ये मैंने 2 साल से बोल रहा था, इसलिए अभी भी आदत पड़ गई तो बोलता हूँ बन रहा है। अब तो मैं कहूँगा लगभग बन ही चुका है और एक दिन फटने के लिए तैयार है। आप लिख के ले लीजिए मुझसे ये बात। बंगाल की भूमि में अनाउंस किया था इन लोगों ने, मुस्लिम लीग वालों ने, दैट पार्टीशन इज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, ये अनाउंस किया था उन्होंने। उसके बाद जिया के वक्त में उन्होंने अनाउंस किया था वी विल मेक 500 मिनी कश्मीर इन इंडिया। और ये दोनों चीजें सही साबित हो रही हैं। मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि बंगाल में जो वहां के मेयर हैं कलकत्ता के, मिनी पाकिस्तान दिखाया उन्होंने जाके डॉन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कहा ये आपको मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं, बॉबी फरीद उनका नाम है, आप जाके कुछ भी खोल के चेक कर लीजिए, उन्होंने जाके मिनी पाकिस्तान दिखाया वहाँ पे। आप जाइए इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में, जो 24 परगना का जो पूरा एरिया है, ये संदेश खली और ये खाली जितने हैं, सुंदरबन, नाम देखिए सुंदरबन, और ये मुर्शिदाबाद वगैरह है, ये सारा आप जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये 1946 के आप उसमें बैठे हुए हैं बंगाल में, जब जिसके कारण डिवीजन हुआ था। तीसरी बात, मैंने तो अपनी फिल्म लास्ट ईयर शूट की थी मुर्शिदाबाद में, बेस्ड है मेरी आज की कहानी। मुझे तो नहीं पता था मुर्शिदाबाद में ये हो जाएगा। हम तो फिल्म में तो वार्न ही कर रहे थे कि देखो ये हो सकता है, पर जब फिल्म रिलीज भी नहीं हुई अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन में, और हो गया। मैं फिर से दोहरा दूं, आपको समझ में आएगी बात।
ये फिल्म मैंने लिखते हुए तो मैं 4 साल हो गए इसको, 1.5 साल पहले 2 साल पहले तो इसकी स्क्रिप्ट रजिस्टर हो गई थी। सन ये 25 चल रहा है, 2023 के अंत में तो इसकी स्क्रिप्ट रजिस्टर हो गई थी। फिर पूरे 2024 में हम लोग इसकी कास्टिंग और सेट डिज़ाइन और ये सब चलता रहा, और अल्टीमेटली लास्ट ईयर हमने शूट की 2024 में ये फिल्म, करेक्ट। इस जो इसकी पुरानी जो कहानी है वो कलकत्ता और नोआखली में बेस्ड है, नोआखली जेनोसाइड और डीएडी का। और आज के ज़माने में जो फिल्म है वो हमने मुर्शिदाबाद में बेस की थी। फिल्म आपको पास्ट बताती है और फ्यूचर के लिए एक वार्निंग देती है कि फिर से आप विभाजन की कगार पे हैं। जो कश्मीर में हुआ था वो यहाँ किसी भी वक्त हो सकता है, लोगों का एक्सोडस होगा। कश्मीर में एक्सोडस एक दिन 19 जनवरी को नहीं हुआ था, 5 साल लगे थे उसे करते करते, 6 साल धीरे 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 लोग हटे थे। फिल्म शूट हो जाने के 6 महीने बाद वो चीज़ मुर्शिदाबाद में होती है कि नहीं होती है, इसका मतलब मैं कुछ तो वहाँ की राजनीति समझता हूँ, कुछ तो मुझे दिख रहा है जो लोग नहीं देखना चाहते हैं। और क्यों नहीं देखना चाहते? क्या कारण है कि जर्नलिस्ट लोग जाके इस बात को नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाते? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जब आप शूट कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, आपके लिए परेशानी वहाँ पर सबब बने थे? हाँ, हमारी पूरी क्रू को पकड़ लिया था पुलिस ने और अंदर किया गया था। वो एक अलग बात है, वो जब बाद में होगा तो बात करेंगे। अभी क्या है, मैं करूँगा तो ममता बनर्जी की बात हो जाएगी। मेरी फिल्म ममता बनर्जी के बारे में नहीं है, मेरी फिल्म भारत के बारे में है। वो ऐसे ही है जैसे आप कश्मीर की बात करें और अब्दुल्ला के बारे में सारा डिस्कशन ले जाएं, और मीडिया को पसंद है ये सब करना। मैं चाहता हूँ इस फिल्म का द बंगाल फाइल्स का फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे रखना, भारत के युवाओं को ये बताना कि इतिहास का इतना बड़ा चैप्टर जिस कारण से पार्टीशन हुआ तुम्हें किसी ने बताया नहीं, राइट। दूसरा, भारत के वो हीरोज जिनके कारण कलकत्ता बचा, जिनके कारण बंगाल का हिस्सा बचा, गोपाल पाठा, राजेंद्र लाल रॉय चौधरी और ऐसे तमाम लोग इस फिल्म के बाद घर घर में हीरो बन के निकलेंगे। बच्चा बच्चा जानेगा किसने भारत को बचाया और किसने भारत को तोड़ा। मैं टीज़र देख रहा था, जो आपने एक टीज़र निकाला, और बहुत इंटरेक्शन क्रिएट किया उसने, और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हम पश्चिम बंगाल के हैं और हमारे हीरो रहे गोपाल पाठा, उनके ऊपर एक सेपरेट फिल्म बननी चाहिए, और आपको शुक्रिया अदा कर रहे थे कि विवेक जी आप इस फिल्म में हमने दिखाया, सेपरेट फिल्म तो नहीं है गोपाल हाँ। पाठा, क्योंकि फिल्म का स्कोप बहुत बड़ा है तो उसमें एक चैप्टर है उनका, लेकिन पीपल विल सी गोपाल पाठा। और मिलेनियल्स, जेनजीज, बीटा, जो भी आजकल के युवा हैं, वो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में उनको पता ही नहीं है, नाम ही नहीं मतलब पता है। कश्मीर में जो चीज़ें हुई उससे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40,000 से ज़्यादा। होलोकॉस्ट के बाद अगर इतना होलोकॉस्ट में देखिए बहुत टाइम 4 रात में 40,000 लोगों को मार डाला। 2 रात में, एक्चुअली तीसरी चौथी रात में तो सड़ी हुई बॉडीज पड़ी थी। आप फिल्म देखिएगा, आप हिल जाएंगे। देखिए नोआखली में मालूम कितना बुरा काम इनने किया था। सारे नाले और बांध खोल दिए, बाढ़ ले आए पूरे इलाके में, और इनने सारा रास्ता बंद कर दिया। सारी नाव जो थी वो मुस्लिम लोग चलाते थे, उन लोगों ने बोल दिया यहाँ से एक हिंदू को निकलने मत देना और इनको यहीं पे काटेंगे मारेंगे, भागने नहीं दिया। सारे न्यूज़पेपर बैन कर दिए, जो बोट से आया करते थे अखबार कलकत्ता से कहीं से, वो रोक दिए, यहाँ के अखबार वहाँ जाने से रोक दिए, सब बंद कर दिया। और अनाउंस कर दिया कि राशन सिर्फ मस्जिद से मिलेगा, गेहूँ आटा सब्जी जो कुछ है सिर्फ मस्जिद से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। सबको ऑर्डर दे दिया और कोई किसी को पनाह नहीं देगा। और उसके बाद घेराबंदी करके जो काटा पीटा मारा है, कितने महीने, 4-5-6 महीने गांधी जी वहाँ पे रहे। राजेंद्र लाल रॉय चौधरी की गर्दन काट के फेंक दी थी। उनकी जो बॉडी थी, गांधी जी टहलते हुए जा रहे थे तो स्वाम्प में मिली थी, उनके पाँव के सामने लोग निकाल रहे थे। किस लेवल का खून खराबा हुआ, क्यों नहीं पता होना चाहिए? क्या जीव बच्चों को नहीं पता उनके माँ बाप के साथ, एंसेस्टर्स के साथ क्या हुआ है? हमारे मेकर्स डरते क्यों हैं हमारे बीच के, हमारे साथ में इतनी सारी बड़ी चीज़ें हुई हैं उसको दिखाने में? सुनाए किसको जाके ये कहानी? जिस स्टार को सुनाएंगे वो कैसे करेगा ये कहानी? नहीं कर सकता है। और इसके लिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती है, इसके लिए सोच। और देखिए मैं बताऊं, प्लीज मेरे बात का गलत मत समझिए, मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं, वो एक अलग धंधा है। अगर कोई भाई चाट बेचता है तो मैं खुद खाता हूँ चाट, तो मैं क्यों उसे गाली दूं जाके? कोई समोसे बेच रहा है तो ऊपर मक्खियां घूम रही हैं, जो भी है कर रहा है, उसने पसीना साफ किया और समोसा आपको दिया, मैं खुद खाता हूँ वही समोसा और वही चाट, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये तो पता है कि समोसा मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मुझे सेहत के लिए कुछ और खाना चाहिए। विवेक जी, लोग डरते हैं क्या आपकी फिल्मों में काम करने से? क्योंकि
वो ऐसी मुद्दों पे बात करती है जो दबे हुए हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं, सरोकार वाली चीज़ें हैं जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हैं। और हिंदू लेकिन मुस्लिम मुद्दे पे इंडिया पे बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको किसी को किसी के खिलाफ भड़काना है, इसलिए कि वो मुद्दा जिंदगी भर के लिए खत्म हो। चूंकि हम उस पर बात करने से डरते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उस मुद्दे को इस्तेमाल करके हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल वायलेंस कराते हैं। इंडिया में हर मुद्दा, हर बात अल्टीमेटली हिंदू मुस्लिम पे ही आके रुकती है, चाहे वो खाना हो, चाहे पहनना हो, चाहे जगह हो। आज भी हिंदुस्तान, आपको पता है मेरी फिल्म में आप देखेंगे आप हिल जाएंगे। जिन्ना ने बोला था गांधी से, जब उनका डिस्कशन चल रहा था, गांधी ने बोला जिन्ना क्या कारण है कि 1000 साल से हम लोग एक साथ रह रहे हैं, हम कोई अलग थोड़ी हैं। तो जिन्ना ने कहा था तो मुझे एक बात बताइए महात्मा मिस्टर गांधी, तो फिर हिंदुस्तान में मुस्लिम इलाके और हिंदू इलाके अलग क्यों है, अगर इतना प्यार है आपस में? आज आज 80 साल बाद पार्टीशन के आज भी इंडिया में हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके हैं। मुस्लिम बिल्डिंगों में हिंदुओं को घर नहीं मिलता है। मुझे नहीं मिला था, मुझे अच्छे से पता है, ये बंबई की बात बता रहा हूं, इसी एरिया में वर्सोवा एरिया की बात कर रहा हूं। और हिंदू उसमें मुस्लिम को नहीं मिलेगा। आज आप निकलिए काम पे, अरे बेटा देख के जरा मुस्लिम इलाके से मत निकलना। मुस्लिम लोग अपने बच्चों को बोलेंगे अरे वहां से नहीं, मंदिर के इलाके से मत निकलना। क्यों ऐसा? आजादी, जो खून खराबा, लाखों लोग कटे मरे, किस लिए? इतना सेक्रीफाइस क्यों? गांधी जी और नेहरू जी सब कहते हैं जेल में रहे, इतने इतने साल जेल क्यों रहे? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज क्यों बनाई? क्यों यहां से छोड़ के गए? भारत का पार्टीशन क्यों हुआ? हिंदू मुस्लिम दंग के कारण। और आजादी भारत ने लेके डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए स्टैब्लिश की कि अब आजादी के बाद हर व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ होगा, डिग्निटी ऑफ लाइफ होगी, वैल्यू ऑफ लाइफ होगा, और किसी भी आदमी की जो जान की जिम्मेदारी है सरकार की है। और अब हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण कोई मारा नहीं जाएगा। आप बताओ, आज तुम्हारे पिताजी की जनरेशन चली गई, तुम्हारी चली जाएगी, तुम्हारे बच्चों की चली जाएगी, तुम्हें लगता है हिंदू मुस्लिम दंगा रुका है इंडिया में? विवेक जी, उनको क्या कहेंगे जो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप जख्मों को कुरेद के और भड़काने का काम करते हैं? मेरे कारण भड़क रहा है। ये जो पहलगाम में लोगों को मारा, मेरे कारण मारा गया क्या? आप खुद बताइए। ये जो दंगे फसाद होते हैं सारे दिन रात हिंदुस्तान में, मेरे कारण होते हैं। ये होते हैं चुप रहने से। अगर ज्यूज चुप हो जाते तो अभी तक ज्यूज को टॉर्चर किया जाता। ज्यूज ने पूरे दुनिया सर पे उठा ली। उनने इतनी फिल्में बनाई अपने होलोकॉस्ट के ऊपर, इतनी किताबें लिखी, जगह जगह उन्होंने होलोकॉस्ट म्यूजियम्स बनाए। इंडिया में एक भी जेनोसाइड म्यूजियम है? तुम्हारे बच्चे जब देखेंगे नहीं जाके कि लाखों लोग मरने का क्या मतलब होता है, तब तक वो कैसे समझेंगे ह्यूमैनिटी की वैल्यू? आई एम, लोग समझ, जब मैं नहीं रहूंगा लोग आर्टिकल्स लिखेंगे इस बात पे, आई एम क्रिएटिंग एन आर्ट ऑफ एब्सेंस। ये फिल्म मेकर सिर्फ गाना बजाना या एक्शन दिखाना और बहुत बड़ा, तो वही घिसा पिटा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाओ और वही भागते रहो इधर उधर, हीरो चल रहे हैं ऐसे स्लो मोशन में, इनकी इतनी इमेजिनेशन है ना। ये आर्ट ऑफ एब्सेंस है। मैं अपनी फिल्म में आपको ये दिखा रहा हूं कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है, जब रैशनल थिंकिंग नहीं होती है, तो कितना बड़ा लॉस होता है। और वो लॉस सिर्फ जानों का नहीं होता है, आप पूरे एक समाज का आर्ट, क्रिएटिविटी, उसका कल्चर, उसका आर्किटेक्चर, उसकी हिस्ट्री सब खत्म कर देते हो, खंडहर बना देते हो इंसानों को और जमीन को। अब देखिएगा द बंगाल फाइल्स, आपको समझ में आएगा व्हाट हैव वी लॉस्ट इन बंगाल। आपको डर नहीं लगता आपकी जान के, आपके परिवार की जान का? क्योंकि मेरे को मालूम है कश्मीर फाइल्स के समय आपको धमकियां आई, थ्रेट्स आए, डेथ थ्रेट्स आए। अभी फिर जब आप ऐसे मुद्दे को उठा रहे हो, फिर आएंगे? अरे यार, मेरे को ऐसे डर तो नहीं लगता है, सही बात है, डर नहीं लगता है। लेकिन मैं बचपन में इतना डरता था, क्योंकि मैं इतना बीमार रहता था, कब मर जाऊंगा लगता था, इतना डरा हुआ था कि मेरे दिमाग में डर नहीं है। लेकिन अब पीछे ये सीआरपीएफ के लोग चलते हैं, सिक्योरिटी वाले, तो मुझे ज़्यादा डर लगता है कि कोई देख ले और तब पकड़ के ना मार दे। मैं ऐसे अकेले घूमता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। पर देखो यार, हो गया ना, अब कर लिया ना, डर के, किस किस के डर से? उधर जाऊंगा तो स्टार के डर से जिंदगी बितानी पड़ेगी। यहाँ पे कम से कम देश के लिए, समाज के लिए कोई सच बोल के तो निकल जाएंगे। लाखों लोग तो याद रखेंगे इस बात को कि यार चलो कुछ करके तो गए। कश्मीर फाइल्स जब आपने बनाई, मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस आए, लोग रोते हुए निकल रहे थे। सबसे ज़्यादा दिल के करीब कोई ऐसा फीडबैक, ऐसा रिएक्शन जो आज तक याद हो? यार दो हैं। एक बहुत ही बुढ़े कपल थे, वो मुझे अमेरिका में, बहुत ही बुढ़े, मतलब एक तो व्हील चेयर में थे और बहुत बुढ़े, मतलब 90 साल के रहे होंगे एकदम। वो दोनों आए और मेरे पाँव पे उनने सर लगा दिया।
मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं। उनने बोला कि हम मरने वाले हैं, कभी वी कैन डाई एनी टाइम। हमने कभी नहीं सोचा था हमारे दर्द को कभी कोई दुनिया में कोई सुनना भी चाहेगा, और इसलिए हम खामोश रहे। आपने हमारी खामोशी पर्दे पे ले आए हैं, उसके लिए हम बेटा कुछ बोल ही नहीं सकते, तुमको आशीर्वाद भी दें तो कम है। मैं इट्स लाइक योर ओन पेरेंट्स, यू नो। और दूसरा, मुझे जब गिरजा देवी के फैमिली वालों का ईमेल आया तो उन्होंने लिखा मुझे, एक बाद में बात भी हुई, तो उन्होंने लिखा कि दीदी के मरने के बाद 30 साल तक हमारे घर में कभी किसी ने दीदी के बारे में बात ही नहीं करी, इस डर से कि उनका नाम लेंगे तो दर्द फिर से निकल आएगा। आपकी फिल्म देखने के बाद पहली बार हम सब लोग वी केम ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल, ऑन जूम कॉल, एंड वी सेड नथिंग, वी जस्ट क्राइड, एंड पहली बार वी आर हील्ड नाउ। तो ये जो 2 इंसिडेंट्स हैं मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, हैं तो हज़ारों। तो इसलिए मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतना मुझे प्यार आशीर्वाद मिला है कि ये जो लोग बोलते हैं वो उसके करीब है ही नहीं, वो समझते ही नहीं है। वो ऐसा है जैसे कोई वॉर होता है ना, उसमें बाहर से बैठ के कहना इसको मार डालो, उसको काट डालो, ये कर दो, वो कर दो, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो मर रहे हैं लोग, उनके परिवार वाले पे क्या बीत रही है, वो जो इमोशन है, इसमें 2 अलग चीज़ें हैं। सो इट्स लाइक लुकिंग एट अ रिवर फ्रॉम आउटसाइड एंड स्विमिंग इन द रिवर। सो मैंने नदी में तैरा हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ वो क्या चीज़ है। और तीसरी चीज़, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। मैं बता रहा हूँ, बंगाल फाइल्स भी मैं मीडियम हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये माँ काली की आवाज़ निकल रही है मेरे अंदर से, ये कुछ और माँओं की आवाज़ें हैं, ये मेरी नहीं। मैं जब लिख ली पूरी तो मैंने कहा ये क्या लिख दिया यार, ये कैसे लिख दिया, ये मैं नहीं लिख सकता, मेरी कैपेबिलिटी ही नहीं है। कश्मीर फाइल्स मैंने लिखी ही नहीं है, लोगों ने मुझे बताया, मैंने उसको ईमानदारी से लिख दिया। कई बार क्या होता है, आप मीडियम बन जाते हैं। अब इस बात को जो मानता है वो माने, जो नहीं मानता है वो ना माने। मेरे को ऐसा लगता है कि आई जस्ट बिकेम अ मीडियम फॉर लॉट्स ऑफ वॉइसेस विच वर अनहर्ड। आज बंगाल आप जाइए, बंगाल की समस्या ये है कि आपको यंग लोग नहीं मिलेंगे। सारे माँ बाप अपने यंग बच्चों को बाहर भेज दिया है, खासतौर पे बेटियों को रेप के डर से, उनकी डिग्निटी के डर से। ये कहानी कौन बताएगा, कैसे लोगों को पता चलेगी? वो रेनेसांस जिसके कारण भारत आज है, जो कुछ भी तुम्हें ग्रेटनेस दिखती है आज की तारीख में, चाहे फ्रीडम मूवमेंट हो, उसके पीछे बंगाल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे आज जो रिलीजन इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बंगाल का क्या कंट्रीब्यूशन। ये हरे राम हरे कृष्णा कहाँ से आया? हर मामले में बंगाल का हर मामले, मैं सिर्फ आज़ादी से रिलीजन की लेके बात हर करता हूँ, रिलीजन फैशन में है ना आजकल, हिंदुज्म बहुत फैशन में, मैं बात करता हूँ। ये हरे राम हरे कृष्णा कहाँ से आया? चीज़ ये वेदांता की सारी वैदांतिक वो कहाँ से आया? विवेकानंद कहाँ से आए? रिफॉर्मेशन वहाँ से शुरू रामकृष्ण हुई, परमहंस कहाँ से सती आए? प्रथा से लेके हर चीज़ वहाँ से शुरू। है? हर चीज के लेवल पे बंगाल, लोग मरे ठीक है, मैंने आत्मा को शांति, लेकिन हमने इस देश की आत्मा को वी हैव लॉस्ट इट, वी लॉस्ट इट। इतना बड़ा कल्चरल धरोहर जो हमारी है, हमने उसको बर्बाद करके छोड़ दिया बंगाल की गंदी पॉलिटिक्स के कारण। और बंगाल फिर से उस जगह खड़ा है, किस दिन वो फटेगा कश्मीर की तरह, आप देखते रहिए बस इस बात को। और जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं, फिर वही आपके जो आलोचक हैं वो बोलते हैं कि बीजेपी फंडेड है या मोदी भक्त हैं विवेक, तो ये सब पे आप क्या बोलते यार अगर बीजेपी फंडेड होता तो अभी किसी टीवी स्टूडियो में बैठ के काम बोल रहा होता ना, तुम्हारे साथ यहाँ क्यों बोल रहा होता अपने दफ्तर में। देखो यार देखो ये फंडेड अंडेड जो हैं, ये सब बोलते हैं। पहले हमेशा हमें लगता है कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। क्या होता है, मीडियोक्रिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं शराब नहीं पीता हूँ, अब मैं जाता हूँ पार्टी में तो मैं कई बार कहता हूँ तो पीजिए, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं नहीं पीता हूँ। लोग यही नहीं सोच सकते हैं कि शराब ना पीना नॉर्मल है और पीना एबनॉर्मल है। मैं कहता हूँ यार मैं 7 बजे के पहले खाना खा लिया, मैं बड़ा सिंपल ये खाना खाता हूँ। क्यों? शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, लोग सोचते हैं बीमार हो आप, मरीज हो। ये प्रॉब्लम हो गया है। ये एक फिल्म मेकर का नेचर होना चाहिए इस तरह की फिल्में बनाना। क्यों पहले कितनी बनी है, गोविंद निलानी, प्रकाश व्यास, श्याम बाबू, कितने लोगों ने बनाई है ऐसी फिल्म। क्या पहली बार बनी है? राज कपूर ने बनाई है,
बिमल रॉय ने बनाई है, ऋषि दा ने बनाई है, बंगाली के कितने लोग आए ट्रस्ट जिनने बनाई है, क्या पहली बार बनी है? विजय तेंदुलकर ने कैसे नाटक नहीं लिखे हैं, कैसी कविताएं नहीं लिखी जाती थी हिंदुस्तान में, कैसे जर्नलिस्ट नहीं होते थे जो जाते थे साइकिल में गरीबी में, साइकिल में गर्मी के मौसम में चेन उतर गई, चढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, सत्य ढूंढ के ला रहे हैं। आजादी कैसे मिली इस देश को? वरना ये लिबरलाइजेशन और आज जब हम घूम रहे हैं ये सब कैसे आया? तो क्या ऐसे लोगों की कमी थी? नहीं। लिबरलाइजेशन के बाद हम लोग इतने खुश हो गए जिंदगी में, गाड़ियां आ गई, ये आ गया, करप्शन बढ़ गया, हम इतना मौज कर रहे हैं जीवन में कि हम लोगों को लगता है कोई आदमी ईमानदारी से सच बोल कैसे सकता है? सच बोल रहा है मतलब किसी ने स्पॉन्सर किया है। अब मुझे एक बात बताइए, बीजेपी का क्या लेना देना है डायरेक्ट एक्शन डे से? बीजेपी तो थी भी नहीं तब। कश्मीर के मुद्दे से बीजेपी का क्या लेना देना है? लाल बहादुर शास्त्री से बीजेपी का क्या लेना देना है? क्या उन्हें वोट मिलते हैं उस कारण? बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम, तो बीजेपी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कभी पावर में आएगी 2010 में, तो उनका क्या लेना देना था उससे? इतनी अक्ल नहीं लोगों को, इतना दिमाग नहीं है किसी के पास। और मैं खुल के बोलता हूं, मैं रिलीजन के अगेंस्ट बोलता हूं, मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, मैं पाखंडी साधु महाराजों के अगेंस्ट बोलता हूं, खुल के बोलता हूं हमेशा से। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं बीजेपी फंडेड होता तो कैसे बोलता? एक्चुअली क्या होता है क्या कि मैं, आप मेरे से बात करके तुम्हें लगता है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ सकता हूँ कभी? मैं तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है कि जब प्रधानमंत्री खुद आपकी फिल्म का उल्लेख करते हैं किसी अपने भाषण में, या आप खुलकर ये बोलते हैं कि मैं बीजेपी भक्त नहीं हूँ या बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो आपके आलोचक हैं उनको एक मौका मिलता है आपको घेरने। पर क्यों राहुल गांधी अभी वॉक के लिए निकले थे, बॉलीवुड के कितने लोग उनके साथ पैदल चल रहे थे? जया भादुड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तो एमपी हैं, बच्चन साहब पॉलिटिकल पार्टी के एमपी थे कि नहीं थे? धर्मेंद्र साहब थे कि नहीं? सनी देओल थे कि नहीं? तो इन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप गदर को क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी फंडेड फिल्म है? वो तो बीजेपी के एमपी हैं, थे सनी सर। ये सब हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, ये सब लोग नहीं जाके अरविंद केजरीवाल के साथ बैठते थे? अरविंद केजरीवाल उनकी फिल्मों की रिव्यू लिखा करता था, तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में कब फिल्म वाले लोग नहीं जुड़े रहे? और प्राइम मिनिस्टर क्यों, शहीद की तारीफ की थी नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी इतनी फिल्मों की तारीफ किया करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी फिल्में देखते थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने तो कितनी फिल्में देखी, उनकी तारीफ की हुई है। इस देश में, समाज में कभी ये समस्या रही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह के लिए फिल्म देखना और उसके बारे में बात करना कौन सी ऐसी नई बात हो गई कि मेरे साथ हो गया? मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि मोदी जी ने मेरी फिल्म के बारे में बात करी। कल को अगर कांग्रेस के राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर खुदा ना खास्ता बन गए अगर कभी इस देश में, गलती से जैसे भी अगर बन गया, कोई भी बन गया, और वो अगर मेरी फिल्म की बात करेंगे, मेरे लिए वो भी गर्व की बात होगी। भारत का प्रधानमंत्री अगर बात कर रहा है, वो पर्सनालिटी थोड़ी कर रहे हैं, व्यक्ति थोड़ी कर रहे हैं। और मोदी जी ने क्या ऐसी, ये थोड़ी बोला कि फिल्म बड़ी अच्छी बनी है, उन्होंने बोला कश्मीर के ऊपर एक फिल्म आई है, और ऐसे विषयों पे, उनका कहने का मतलब था ऐसे विषय जो कि टैबू सब्जेक्ट्स हैं, उन पे और फिल्में बननी चाहिए। देव जी, कहीं ना कहीं वो जो आपके मादे की वजह से, आपके साहस की वजह से बहुत सारी ऐसी फिल्मों के लिए एक रास्ता खुला जो हमारे बीच के थे, हमारे जख्मों पे थे, जो हम लोग को, खासकर युवाओं को नहीं पता थे। आपको ऐसा लगता है आपने एक ट्रेंड? मैं उसी पर्पज से बनाता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम के बाद इतने सारे माँ बाप मुझसे आके मिलके मुझे थैंक यू बोलते हैं, कहते हैं हम बहुत परेशान थे, हमारे बच्चे ये लेफ्टिस्ट उसमें फंसे जा रहे थे, आपकी फिल्म ने आंखें खोल दी हमारी। कश्मीर फाइल्स, इतने सारे माँ बाप ने अपने यंग लड़के लड़कियों को दिखाई हैं कि देखो ये सत्य क्या है। और द बंगाल फाइल्स, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जब तुम देखोगे मुझे फ़ोन करना, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि तुम इस देश में रहते हो और तुमको ये सब पता ही नहीं है। तुम्हें देखो, मैं बताया ना, मैं तुम्हें इसलिए अपना बचपन और जवानी बताई थी। मुझे जो शिकायत रह गई कि मुझे ये क्यों नहीं बताया गया उस वक्त में, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो आपको डर नहीं लगता मैं कि ये विवेक एक अलग थलग अपनी इंडस्ट्री में, मतलब खुद ये जो इंडस्ट्री है जिसको कई बार आप जमींदारी सिस्टम भी बताते हैं, उसमें अलग अपना मोर्चा उठाना पड़ रहा है? अब तो देखो, हम लैंडलेस किसान समझ लो हमको, अब तो हम चलती फिरती इकलौती इंडस्ट्री हैं हम लोग। तो हम और पल्लवी अपनी इंडस्ट्री हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं और अपने तरह की फिल्में बनाते हैं, और सर पे कफन बांध के निकलें, जिसको रोकना है रोक के बताएं। इस खूबसूरत जर्नी में सबसे जो आपके लिए स्ट्रगलिंग बात रही, चैलेंजेस रहे, या कहीं ऐसा मौका आया जब लगा कि हौसला टूट रहा है और अब नहीं होगा, वो कौन सा पल था? वो हर सुबह है और हर रात है। तो सुबह उठता हूँ, कई बार लगता है कैसे होगा, फिर उठता हूँ, काम पे चल पड़ता हूँ। देखो यार,
मैं लास्ट में एक बात बताता हूँ। एक फ़िलॉसफ़ी मैंने जीवन में बना ली है। मैंने अपनी ज़िंदगी को समुंदर की लहरों की तरह जोड़ लिया है। एक पंक्तियाँ थी 2-3 सुनी थी बचपन में, वो इतनी दिल में घुस गईं कि जीवन क्या है? अगर सवाल पूछा जाए जीवन क्या है? मैं कहता हूँ जीवन उन लहरों की तरह है समुंदर की, जिनका उठना, गिरना, बनना, बिगड़ना, टूटना, राह आती चट्टानों से टकराना, फिर टूटना, फिर बनना, फिर उठना, फिर चट्टानों से टकराना और निरंतर उठते जाना, गिरने जाना, उठते जाना और अंत में जाके पूछो जीवन क्या है? तो जीवन समाप्त कहाँ होना चाहिए? जीवन वो गहराई जिसे दुनिया समझ ना पाई। तो मैं ये समुंदर की तरह जीता हूँ। एक गहराई है जिसको दुनिया ना समझ पाएगी, ना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा जो दिखता है वो लहरों की तरह उठना, बनना, गिरना, यही मेरा जीवन है और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। सक्सेस क्या है? 2 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं 2 फ़िल्मों को। 3 हो गए अब तो। 3 हो गए। हाँ। सक्सेस यार, सक्सेस हमेशा दूसरों के लिए होती है, खुद के लिए नहीं होती। आप कितने भी सक्सेसफुल हो, आप घर जाओ, आपका बीवी अगर आपसे कह दे अरे तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, सारी सक्सेस जूते के नीचे आ जाती है, राइट? वो सक्सेस, आज ही सुबह माई डॉग डाइड 14 साल के बाद। तो उस सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं होता है व्हेन देयर इज़ अ लॉस इन योर लाइफ। आपका कोई बचपन का दोस्त रूठ जाए, 4 दिन बात नहीं करे या छूट जाए आपसे, टूट जाए रिश्ता, तो सारी सक्सेस धरी की धरी रह जाती है। अंत में सक्सेस इज़ ओनली अबाउट हाउ यू फील, राइट? गाड़ी खरीदना बड़ा आसान है, उसे सक्सेस नहीं कहते हैं। गाड़ी को मेंटेन करना जो है वो सक्सेस है। सक्सेस किसी को भी मिल सकती है, राइट? लेकिन सक्सेस के बावजूद तुमको होराइज़न दिखता रहे, तुम्हारे पाँव ज़मीन पे टिके रहें, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा सक्सेस है। तो अब मैं उन सब चीज़ों में पड़ता नहीं हूँ, मेरी कोई नीड भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कि कपड़े खरीदता हूँ, गाड़ियाँ खरीदता हूँ, मेरे को शौक ही नहीं है। मेरे लिए अब जो सक्सेस है, वो सिर्फ़ स्वयं को समझना। अगर द बंगाल फाइल्स, मैं आपसे कहता हूँ ₹10 का बिज़नेस ना करें, लेकिन ऐसा कन्वर्सेशन कंट्री में क्रिएट कर दें कि हर आदमी जा के डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पढ़ने लगे, दैट इज़ सक्सेस। लेकिन वो फ़िल्म अगर 600 करोड़ का भी धंधा कर ले और लोग सिर्फ देख के आए कि हाँ यार बड़ी अच्छी फ़िल्म थी, कश्मीर फाइल से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा रुलाने वाली फ़िल्म थी, लेकिन किसी को मतलब ही ना हो डायरेक्ट एक्शन डे से, देन इट्स नॉट अ सक्सेसफुल फिल्म फॉर मी। इस समय का एम्बिशन क्या है? इसके बाद मैं एक स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में क्रिएटिविटी डिक्लाइन पे है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ वन एरिया वेयर आई वांट टू कंट्रीब्यूट। पर उसके बारे में डिटेल में फिल्म की बात करूँगा। अभी अर्जुन की तरह सिर्फ मुझे मछली की आँख दिख रही है। दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, कहीं ना कहीं वो बंगाल फाइल्स वो होने नाम वाला चेंज है। कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि मैंने अभी किया, सब लोग लिख रहे हैं सर बंगाल फाइल्स बोलो, क्यों दिल्ली फाइल्स कर रहे हो? वो हम हॉलीवुड की तरह दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, फिर दूसरे का नेक्स्ट चैप्टर, पर मेरे ख्याल से वो लोगों को बात सीधी सिंपल समझ में आती है। तो अगर इतना रिस्पॉन्स आया है उसका, मैंने रिसर्च क्राउड, हज़ारों, मैंने ईमेल अब भी देखो तुम, मैं खोल ही नहीं पाता हूँ, सब लिख रहे हैं द बंगाल फाइल्स करो। तो मोस्ट प्रोबेबली आई हैव डिसाइडेड वी विल अनाउंस इन सम